और सेकंड मैं आपको बताऊं, कल मैं नहीं आया था, कल फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास हुई थी। दूसरा, मैंने अभी जो रिजल्ट देखा है, लगभग बच्चों को काफी अच्छे नंबर आए और मुझे लगता है कि जिस बच्चे के 350 प्लस नंबर आ रहे हैं, 350 प्लस कह रहा हूँ, ठीक है, मैं 500 से नहीं जा रहा हूँ, आगे बताऊंगा। तो सुनो, जिन बच्चों को बेटा 350 प्लस नंबर आ रहे हैं, वो बच्चे बस 2 महीने बहुत मेहनत कर लो, 2 मंथ तक। अभी आपके पास 2 महीने बचे ऐसे मान लो, और 2 महीने में आप लोग अपना लाइफ चेंज कर सकते हो। मतलब एक नीट का एग्जाम होता है, आपको पता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आप ये सोचोगे कि ये साल है, अगली साल आएगी, ये साल है, वो साल है, तो वो चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। मैं जैसे कुछ बच्चों से काफी इंप्रेस हुआ इस टेस्ट में। और दूसरा, जैसे ये नरेश के काफी अच्छे नंबर आए। और बेटा कोशिश करना कि इतने नंबर हर टेस्ट में आते हैं, ठीक है, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, सोने को ना मिले, खाने को ना मिले, लेकिन इतने नंबर आने चाहिए, ठीक है, हर टेस्ट में। और ध्यान रखना, टेस्ट का मतलब टेस्ट नहीं है, टेस्ट का मतलब नीट ही होता है। अगर आपके यहाँ इतने नंबर आ रहे हैं तो आप कोशिश करोगे वहां भी आपके इतने नंबर आएंगे। नरेश हो गया, वीरपाल हो गया, सागर हो गया। चलो बच्चों को आने तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस बारे में, टेस्ट के बारे में। तो आप लोग जल्दी से एक कॉपी किताब निकालो और जो कल हम लोगों ने पढ़ा उसको रिवाइज करो, परसों में पढ़ा था। और यहाँ पे 25 स्टूडेंट होना जरूरी है। हाँ ठीक है, इससे कम होंगे तो क्लास ही बंद हो जाएगी आपकी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को आना जरूरी है। हाँ, क्लास चलती रहेंगी, रेंडमली 4 क्लासें हर सप्ताह मिलेंगी हर टीचर को। और मुझे लग रहा है मई तक आपकी क्लास चलेंगी आराम से। और बकाया बेटा आप लोग मेहनत करते रहो, पूरा खेल है कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। और सही है, बच्चों के नंबर भी आने चाहिए, अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो तो दिखनी भी चाहिए, ठीक है। और जब आप मेहनत करोगे तो आपके नंबर जरूर आएंगे टेस्ट में से। और आप लोग टेस्ट को ऐसे देने आए करो जैसे हम नीट देने आए, ठीक है, ऐसे नहीं कि नॉर्मल टेस्ट है बस टेस्ट देने चले आए, कोई मतलब नहीं। आप लोगों को मेहनत भी करना बहुत जरूरी है। और ठीक है, बकाया आप लोग कंपटीशन स्टार्ट कर दो, 2 महीने बचे हैं। और मुझे लगता है कि 2 महीने आपके देखते देखते चले जाएंगे। अभी क्या चल रहा है, मार्च आएगा, होली में निकल जाएगा हल्के हल्के, और फिर अप्रैल है, और 2 महीने आप लोग बस ये चक्कर मत रहना कि अगले साल को देख लेंगे, उससे अगले साल को देख लेंगे। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं बेचारे जो एक साल तो बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, फिर अगले साल उनका डाउनफॉल चल जाता है, ठीक है, पढ़ाई से मन हट जाता है या कोई और टेंशन लग जाती है उनकी लाइफ में। तो अभी मौका है आपके पास, तो 2 महीने कमरे करो, रूम बंद कर लो, बस कोचिंग से जाने के बाद रूम बंद किया, कोई मतलब नहीं, पापा के काम के लिए भी कहने को मना कर दो कि रिक्वेस्ट कर लो कि 2 महीने मुझसे कुछ भी टेंशन ना दो, मुझसे कुछ भी ना कहो, ठीक है। नहीं ऐसा होता है कि बच्चों की मजबूरियां होती है, घर से आते हैं, काम भी करना पड़ता है। तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अगर आप काम करोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, सही है। तो बेसिकली आप लोग बोल दो 2 महीने मुझे कुछ नहीं करना है, 2 महीने खाली पढ़ाई करनी है। तो चाहे कम सो लो, 2 महीने कम खा लो, लेकिन बेटा 2 महीने पढ़ाई कर लो। शादी मत जाओ किसी भी, आप लोग मतलब हर एक दिन को एक नीट की तरह समझो, और हर दिन को लास्ट समझो कि आज मतलब कितना मैं पढ़ रहा हूँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग एक कैलेंडर टाइप का बना लो, उसमें हर दिन को डिलीट करो, कट करो कि एक दिन निकल गया मेरा, समझ रहे हो, जिससे आपको एक एनर्जी आएगी पॉजिटिव कि कितने दिन बस बचे नीट के लिए। तो ये सब करना शेयर कर दो। 2 महीने हैं आपके पास, मुझे लग रहा है 2 महीने बहुत लाइफ चेंजिंग के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। 2 महीने आप लोग 2 महीने बस मेहनत कर लो, ठीक है। और उसके बाद जिस बच्चे के 500 प्लस नंबर आएंगे तो मुझे लग रहा है उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोगों को गवर्नमेंट BMS, BDS या MBBS जो भी मिलता है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग BMS मिल रहा है तब भी आप BMS डॉक्टर बनोगे तो सही है। अभी आने दो बच्चों, अच्छा तो सही है बेटा, आप लोग 2 महीने, ठीक है, इतनी बात मेरी मानो, 2 महीने आप लोग टेस्ट कोचिंग ले लिया हो। और ये मत सोचना कि अब 2 महीने बचे तो हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे। सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास बहुत टाइम है, यहाँ खाली 3 घंटे आने होते हैं आपको, और ये आना भी जरूरी है जिससे आपको लगे कि हम तैयारी कर रहे हैं। और घर पे बैठ के आप लोग, मैं तो यहाँ पे ये भी कहता हूँ आप बच्चों से कि आप लोग मतलब रेगुलर रहने का मतलब ये होता है कि आप कितने किसी चीज को लेके कितने ज्यादा सोचते हैं। जो बच्चे रेगुलर नहीं रहते हैं, वैसे बता रहा हूँ कि उनको नीट के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट का मतलब होता है या तो आप, चलो आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, मान लिया कोई बीमारी हो जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सही है, तो वो तो ठीक है, या कोई खास शादी है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को रेगुलर लेना बहुत जरूरी है। और ये दिखाता है कि आप लोग कितने ज्यादा पॉजिटिव हो और कितने ज्यादा सोचते हो, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ,
मैं कोचिंग के लिए आने के लिए ये नहीं बोलता कि मतलब ये मैं क्यों बोलूं कि यहाँ पे बायोलॉजी बहुत अच्छी है, कि फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है। मतलब ये है रेगुलर आने का मतलब कि आप लोगों को लगता रहे कि हम तैयारी कर रहे हैं नीट की, ठीक है। और आप लोग कभी भी, मैंने बहुत लोग देखे हैं ऐसे जो घर पे रहते हैं 10 दिन के बाद वो भूल जाते हैं कि नीट की तैयारी भी कर रहे हैं। सही है, तो ये आना बहुत जरूरी है। और जैसे आप लोगों का रिजल्ट रहा है तो मैंने अभी देखा था, और भी दूसरा रिजल्ट आने वाला है जो टेस्ट होगा उसका। जैसे यहाँ पे मैं कुछ बच्चों के नाम लूंगा, जैसे नरेश पाल है, इसके बहुत अच्छे नंबर है, 608 नंबर, ठीक है। और अगर आपके ऐसे टेस्ट में नंबर आ रहे हो, हर टेस्ट में आप 3-4 जो टेस्ट हो, 4, 5, 6, 7 जो भी होंगे, कोशिश करना कि इतने नंबर आए आपके, ठीक है। इसके बाद वीरपाल हो गया, इसके भी बहुत अच्छे नंबर है 528। इसके बाद कुशाग्र, तुम्हारी बहुत अच्छे नंबर है 400 नंबर, ठीक है। ऐसी मेहनत करते रहो, हर टेस्ट में ऐसे आनी चाहिए। इसके बाद ये अमित कौन है वो, तुम ना, ठीक है बेटा, ऐसी मेहनत करते रहो, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हेमंत हो गया, हेमंत के भी सही है 376 नंबर। आदत छंगवार है यहाँ पे नहीं हुई ना। सुमित कुमार कौन है, अच्छा भाई, हाँ ठीक ठीक। इसके बाद लोमना की ठीक है, विशेष के भी ठीक है, मयंक और केशव गौतम। इसके बाद बच्चों के नंबर फिर भी ठीक है, लेकिन 300 से कम है। मैं ऐसा बोलूंगा कि 300 प्लस जिसके नंबर हैं वो लोग थोड़ी मेहनत कर लो बस, क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, 300 नंबर पहुंचने तक बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शांत रहो बेटा, शांत रहो, मैं बता रहा हूँ। एक बात आपको बताऊं, 300 नंबर तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें। और जब 300 प्लस हम आने लगते हैं, हमारे टेस्ट हो गया, नीट हो गया, तो उसके बाद बस आप लोगों को एक कॉन्स्टेंसी रखना बहुत जरूरी होती है। कॉन्स्टेंट आप कितना रह पाते हो, वहां पे कितने देर टिके रहते हो। मैं तो ऐसे बोलूंगा, जिस बच्चे के 400 प्लस नंबर आ गए वो डॉक्टर बन गया मेरे हिसाब से, लेकिन वो अपना माइंड सेटअप कितना अच्छा रखता है वो डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी बच्चे के 500 आ गए तो वो ये मत समझना कि अब मैं तो 30 मार्क का बन गया, अब तो मैं नीट कर ही दूंगा। कभी मैं सोचना बेटा, आपके 500 आ गए, अब आप कितने ज्यादा वो रह रहे हो, स्टेबल अपने आप को रख पा रहे हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कितनी कांस्टेंट बनके कर पा रहे हो, कतई 4 मई तक, जब तक आपका पेपर है। सही है, वो बहुत डिपेंड करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने और आप लोग कतई एकदम बैठ जाओ, कॉपी किताब लेके सब कुछ, और मान लो कि 2 महीने ही मेरी लाइफ के कतई लाइफ चेंजिंग मोमेंट है ये, और उसको मैं ये नहीं गवाऊंगा, ठीक है। और ये कोशिश मत करो कि अगली साल को नीट फिर से होगा, उससे अगली साल फिर से होगा, ये भूल जाओ। ये मानो कि यही नीट है बस अब की साल वाला, और इसमें मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। बकाया कोशिश करना जिसके बच्चों के 300 प्लस से कम नंबर आए, वो भी मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप लोगों का डिपेंड करेगा कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो। अभी भी आपके पास टाइम है, 2 महीने बहुत होते हैं। आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई करो 2 महीने तक, ठीक है। देखा जाएगा फ्यूचर में रिजल्ट जो रहेगा वो रहेगा, लेकिन आप लोग अपने तरफ से कोई भी ऐसी चीज मत छोड़ना कि आपको बाद में अफसोस आए, काश ये भी कर लेते तो अच्छे रहते, ठीक है। तो बकाया आप लोग मेहनत करते रहो, और बकाया मैं रिजल्ट देखते ही रहता हूँ। अभी मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा कि 600 तक बच्चे पहुंच रहे हैं टेस्ट में। और टेस्ट बेटा ये बेकार नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट हो रहा है। अगर आप लोग 600 तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो हम लोग बात करेंगे कल, जैसे मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो हमने बेटा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। जैसे हमने डिजीज के बारे में पढ़ लिया, हमने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया कि कैसे कोई हेल्थी रह सकता है, हम कैसे इन्फेक्शन से बच सकते हैं, कौन कौन से डिजीज के कौन कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मैंने बताया था आप लोगों को। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारी इम्यूनिटी का टाइप देखा। जैसे मैंने बताया इनेट इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। हमने बताया इनेट इम्यूनिटी हमें जन्म से मिलती है, एक्वायर्ड क्या होती है जो बाद में हम लोग बाद में रिसीव करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, और इनेट इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती है। इसके बाद हमने देखा इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो हर पर्सन में सेम होती है, और वो अलग अलग वेरी करती है कि जैसे आप लोग जितना आपने फेज किए डिजीज को, उस हिसाब से आपके अंदर एंटीबॉडी होंगी, ठीक है। इसके बाद मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया आपको टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बेटा मैंने बताया था बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन को बनाती हैं, और टी लिम्फोसाइट हेल्प करती हैं बी लिम्फोसाइट की, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया टी लिम्फोसाइट पार्ट है किसका, CMI, सेल मेडिएट इम्यूनिटी। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान रखना बेटा। इसके बाद मैंने कहा था जो हम लोग बोलते हैं कि जो एंटीबॉडी द्वारा होती है वो ब्लड में होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने बताया कि आप लोग ग्राफ्ट रिजेक्शन में जो हेल्प करता है वो कौन करता है बेटा, CMI, सेंट्रल नाम आ रहा है, सेल मेडिएट इम्यूनिटी। ये आपको क्लियर है बेटा था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम लोग जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे एड्स की। किसकी कर रहे थे, एड्स की। मैंने कहा था एड्स एक काफी खतरनाक डिजीज होती है, जो आपको बताया बेटा इन्फेक्टियस डिजीज होती है, ट्रांसफर होती है।
इसका जो वायरस होता है HIV वायरस, वो आपको पता है ब्लड में पाया जाता है, इसीलिए अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी भी टाइप से हो रहा है तो वो क्या करेगा, अटैक कर देगा। और यहाँ पे जो बेसिकली अटैक करता है वो कौन सेल करता है, मैक्रोफेज सेल को, ठीक है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है। और मैं ऐसे बोलूंगा कि ये डिजीज का सिम्टम हमें 4 से 5 सालों में पता लगते हैं, हल्के हल्के, ठीक है। और बेटा सिंड्रोम का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, जब बहुत सारे डिजीज मतलब बहुत सारे सिम्टम एक साथ देखने लगे, जैसे भूख कम लगना हो गया, वजन पेट कम होने लगेगा, इसके बाद हमें हेडेक रहेगा, सर दर्द रहेगा, ये सारे कैरेक्टर होते हैं किसके, एड्स के। बेसिकली एड्स खतरनाक क्यों है, तो मैंने बताया 2 कारण है इसके एड्स के खतरनाक होने के। पहला कारण यह है कि इसका सिम्टम हमें बहुत दिनों में पता लगता है, जब हो जाता है 4-5 साल बहुत होते हैं, समझ गए, किसी को एक से 4-5 साल में पता लग रहा है, इसलिए खतरनाक है। दूसरा इसलिए खतरनाक है कि इसका प्रॉपर इस डिजीज को हम खत्म नहीं कर सकते, अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा तो सकते हैं, सही है, लेकिन हम प्रॉपर इसको खत्म नहीं कर सकते। यानी कि अंततः इसका सिंपल सा एक उपाय है कि प्रिवेंशन, अपने आप को क्या करो, बचाओ, सही है। यानी कि बचाए कैसे, तो अभी मैं आपको तरीके बताऊंगा, तो आप लोग किताब निकालो बेटा, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे कैंसर के बारे में, ठीक है। कैंसर भी आपको पता है बहुत खतरनाक डिजीज होती है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज एड्स के बारे में, पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। और ये कैसे, एक RNA वायरस होता है और ये करता है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या करता है, इसके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो RNA किसमें कन्वर्ट करता है, DNA में, और DNA हमारे DNA से लिंक कर लेता है, और जब हमारा DNA रेप्लिकेट करेगा तो इसका भी DNA साथ में क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। और इसीलिए हमारी बेसिकली जो अटैक करता है वो करता है बेटा, हमारी जितनी भी सेल होती हैं वो सेल जो हमारी इम्यूनिटी में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, क्लियर। तो हमने कल इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा था, मैंने बताया था प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से थे बेटा, थाइमस और बोन मैरो, और बकाया जो लिम्फ नोड वगैरह हो गए जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब ही होता है कि जहां पे हमारा जो एंटीबॉडी बनता है, फॉर्मेशन होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ मैच्योरेशन होता है, वो सब प्राइमरी होती है। और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, जहां पे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन समझते हैं क्या है। मैंने कहां तक पढ़ा दिया था क्या, अच्छा ठीक है, यहाँ तक पढ़ा दिया था ना। 25 मिलियन पर्सन जो हैं वो एड्स के द्वारा पूरे वर्ल्ड में मारे जा चुके हैं। और बेटा यहाँ पे मैंने बताया था एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, नाम से ही पता लग रहा है। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो बाद में होता है, जन्म के बाद, और कह रहा है इम्यूनो का मतलब क्या होता है, इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी का मतलब कम, और सिंड्रोम मतलब जो ग्रुप ऑफ डिजीज होती हैं। तो हम बोल सकते हैं हमारे, जब एक बार सोचो आप लोग बेटा, अगर आपका इम्यून सिस्टम ही खत्म हो जाएगा तो आपको ग्रुप ऑफ डिजीज लगी जाएंगी अपने आप से। भाई मेन तो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है उसे हमेशा डिजीज रहती है, आपने देखा होगा। जैसे बेसिकली पर्सन देखे होंगे जो अच्छे खासे, भाई आप लोग 20-25 अगर इस एज में हो, 18-19 साल की एज में हो, या 20-21-22-23 साल की एज में हो, और आपको अगर बहुत बीमारी रह रही है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम क्या है, बहुत वीक है। क्योंकि ये स्टेज डिजीज वाली नहीं होती है। हाँ कभी कभी हो जाता है, 1 साल में 1 बार डिजीज हो गई या 2 बार हो गई, चलो फीवर आ गया है, कोई कंडीशन या कोई वैसे डिजीज हो गई में, जैसे हो जाता है कभी डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। लेकिन अगर कोई पर्सन डेली बीमार रह रहा है या ज्यादा रह रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसका इम्यून सिस्टम क्या है, बहुत वीक है। और कोशिश करो कि अपना इम्यून सिस्टम कैसे हम सही करें। डिजीज को सही करने से पहले क्या करो, इम्यून सिस्टम अपना करो। और मैंने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। आप ऐसा मत सोचना कि मैं बादाम खा लूंगा तो इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, या मैं छुआरे खा लूंगा या दूध पीऊंगा इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। हाँ थोड़ा हेल्प करता है, लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा इम्यून सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा जो मैं बता रहा हूँ आपको तरीका, वो बता रहा हूँ आपका 24 घंटे का साइकिल कैसा है। ये बहुत डिपेंड करता है आप लोग कितने बजे सो के उठते हो, कितने बजे सो रहे हो, सही है, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। और सबसे ज्यादा जो इम्यून सिस्टम सही होगा आपका वो होगा एक्सरसाइज से। ध्यान रखना आपको, जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो बेसिकली ध्यान रखना, सुबह उठ के वो चीजें किया करो, जैसे एक्सरसाइज कर ली, योगा कर लिया, थोड़ा हाथ पैर अपने चलाओ, पसीना निकालो बॉडी से, और जितना ये काम रेस लगा लो हल्की सी, मतलब ये काम करोगे तो आपका इम्यून सिस्टम 100% क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। और जिसको भी अगर ऐसा है तो वो ऐसे यही काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते कि आप लोग दूध पी के इम्यून सिस्टम बढ़ा लोगे। वो आपको बॉडी बढ़ा सकते हो लेकिन इम्यून सिस्टम नहीं बढ़ा पड़ेगा, ठीक है। इम्यून सिस्टम का मतलब है कि हमारी बॉडी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कितनी कंडीशंस को फेस कर रही है, कठिन कंडीशंस को। आपने पसीना कितना निकाला, आपने देखा होगा जो लोग खेतों में काम करते हैं, होता नहीं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनका देखो इम्यून सिस्टम कितना
एकदम बहुत अच्छा तरीका अच्छा होता है, मतलब कोई भी डिजीज इनको नहीं लगती, मतलब बेसिकली नहीं लगेगी उन्हें, सही। कभी भी फीवर आ जाएगा लेकिन वैसे डिजीज नहीं लगेगी। तो मैंने कहा था इम्यून सिस्टम का भी ये मत सोचना कि हम लोग खाने पीने से बढ़ा सकते हैं। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि आप लोग कितनी बॉडी को कितना तकलीफ दे रहे हो। अब तकलीफ ये नहीं कि पूरी रात जागते रहो तकलीफ का मतलब है कि प्रॉपर 6 घंटे सो आराम से, मैं बार बार कह रहा हूँ, और बकाया आप लोग मेहनत करते रहो, ठीक है। और पेपर में आपका कितने टाइम होता है? 2 से 5 होता है ना, तो कोचिंग का टाइम बहुत अच्छा है, 2 से 5 सही है। आप लोगों को ये भी सही है कि कोचिंग आने का ये भी फायदा है कि आप लोग 2 से 5 डेली बैठते हो, तो आपको वहां भी बहुत ज्यादा नींद वगैरह नहीं आएगी। वरना बेटा मैंने बहुत लोग देखे हैं, पहले तो बहुत अच्छे होते हैं, पेपर जब तक पेपर रूम तक पहुंचते हैं तब तक वो ऐसे जाते हैं कि यार नींद आ रही है, वो तो डेली तो सोए उस टाइम पे, भाई 2 से 5 सोए हो, तो उस टाइम पे नींद आएगी। हमारी बॉडी का एक बेसिक नेचर ऐसा है, सही है। तो कोशिश करो कि आप 2 से 5 अब मत सोना 2 महीने तक, ठीक है। आराम से एक्टिव रहो, अपना जितना एक्टिव रहोगे उतना ही वहां पे एक्टिव रहोगे। चलो, तो हम लोग वो तो बात करते रहेंगे, पेपर आगे ऐसे ऐसे आपको मोटिवेट करते रहेंगे, लेकिन आप लोग बेसिक काम पे जो जरूरत है वो है पढ़ाई करना। अभी आप पढ़ाई करते रहो। अगले देखो, कह रहा है इट्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसका नाम क्या होता है? HIV। क्या होता है बेटा? जो फैमिली से बिलोंग करता है इसका नाम क्या है? रेट्रोवायरस। रेट्रो फैमिली होती है, व्हिच हैव एन एनवेलप इंक्लूडिंग द RNA जीनोम। ये कैसा वायरस है? एक RNA वायरस है। कैसा है? अगले कह रहा है व्हिच हैव एन एनवेलप इंक्लूडिंग द RNA जीनोम, ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली। देखो पहला लिखा है बेटा सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एनसीईआरटी में को लाइन टू लाइन पढ़ो, क्योंकि वो बहुत चीजें हटा देते हैं, वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आप लोग सोचते हो बात तो सही है, अगर उन्होंने खाली सेक्सुअल कांटेक्ट लिख दिया तो वो गलत होगा, उसका ध्यान रखना। सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। समझ गए आप लोग? वैसे सभी सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहे हैं भाई, सबको तो ना हो जाएगा तो ये बात ध्यान रखनी है, ऐसे तो स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं और बच्चे सोचते हैं कि हम तो यार सही करके आए, बिल्कुल गलत कैसे हो गया। तो ये सब चीजें। अगले कह रहे हैं बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। मैंने कहा था कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित, मतलब बेकार। अगर किसी ब्लड में HIV है और वो ब्लड किसी भी टाइप से अगर दूसरे पर्सन में जा रहा है या उसका कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो वो भी क्या होगा? ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा लिखा है शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स एब्यूजर्स। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे, मैंने कहा था जो ग्रुप में ड्रग्स करते हैं, गिरोह उनका होता है बना हुआ 5-6 लोगों का, एक ने इंजेक्शन लगाया, फिर दूसरा लगाएगा वही इंजेक्शन, तीसरा लगाएगा, तो वो अगर एक किसी को HIV है तो दूसरे को वो आराम से हो सकता है। अगले मैंने कहा था बेटा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। अगर इन्फेक्टेड मदर है तो उसको क्या हो जाएगा? बच्चे को भी हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा। अगले कह रहा है सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड इंडिविजुअल हु हैव। पहला लिखा है बेटा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, उनको भी हो सकता है जो आपको पता है मल्टीपल पार्टनर को चूज करते हैं, मतलब समझ गए इसका मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा लोगों के साथ सेक्स करते हैं तो उनको भी ज्यादा चांस होते हैं क्या? HIV होने के, सही है। दूसरा कह रहा है बेटा ड्रग एडिक्ट जो लोग होते हैं who take drug intravenously, individuals who require repeated blood transfusion and children born to an HIV infected mother। ठीक है। अगले कह रहे देखो, अब आप लोग ऐसा करो, अगले पढ़ने से पहले ये समझ लो, ठीक है, ये जरूरी है। यहाँ पे क्या है देखो, ये एक वायरस है जो लिखा है रेट्रोवायरस। इसके पास आपको पता है प्रोटीन कोड होता है और अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्या है? RNA। आप लोग पता होगा जब भी कोई इन्फेक्ट करता है तो बेटा वो अपना क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। तो यहां पे देखो, यहां पे कह रहा है यहां पे देखो, ये बेटा क्या है? RNA है। क्या है? ये RNA है। अब इसके पास एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इस एंजाइम की हेल्प से ये करता है रिवर्स, क्या करता है बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और मैंने बताया था आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब हम RNA से DNA बनाते हैं। आपको पता होगा ये बात भाई, DNA से जब कोई DNA से क्या बनता है बेटा? mRNA बनता है, मान लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, अभी पढ़ा था हम जेनेटिक्स में। और जब RNA से क्या बने? DNA, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। आपने देखा होगा वो ट्रैक्टर का कार देखा है, उसमें क्या लिखा होता है? गेट के पास R। और बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता है R का मतलब क्या होता है, पता है ना? R का मतलब होता है रिवर्स, मतलब पीछे, तभी तो R वाला गेट डालते हैं और पीछे काट जाती है, ठीक है। अगले देखो, क्या है? वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम। और जो होस्ट का जीनोम होता है जिसके सेल के अंदर गया है, ठीक है, उस जीनोम से क्या कर देता है? अपने आप को कनेक्ट कर लेता है। और कह रहा है देखो बेटा अगले
न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब इससे आपको पता है ये सेल तो भाई रेप्लिकेशन भी करेगा, ये सेल ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा, तो साथ में कौन किसका होगा, उसका भी वायरस का डीएनए होगा। एक बात मैं आपको और समझाऊं, यहाँ पे समझने वाली एक बात और है, बहुत बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि सर वायरस किसी होस्ट सेल के अंदर जाके लिविंग कैसे हो जाता है। ऐसा लगता है ना कि चलो वैसे नॉन लिविंग रहता है हमेशा, एटमॉस्फेयर में तो नॉन लिविंग है, लेकिन किसी लिविंग सेल के अंदर जाके, होस्ट सेल के अंदर जाके वायरस लिविंग कैसे हो जाता है। आपको पता है कि वायरस वैसे कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, लेकिन किसी सेल के अंदर जाके लिविंग कैसे हो जाता है। एक बात सोचो आप लोग, बेटा देखो सेल के पास जो मेन है मैं बोलूंगा वो होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, अगर किसी का भी जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होने लगे, क्या होने लगे, या ट्रांसक्रिप्ट होने लगे, वही तो उसकी लिविंग प्रॉपर्टी होती है। भाई हमारी कोई सेल है, एक बार बताओ, ये सेल है मान लिया, सब लोग समझे ना, ये सेल है मेरे पास, सही है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए है। अगर बेटा ये सेल का डीएनए रेप्लिकेट ना करे, ये ट्रांसक्रिप्ट ना करे, तो यही क्या हो गई, डेड सेल। तो इसका क्या फायदा बताओ, कोई काम रह गया इसका, नहीं रहा ना। तो यहाँ पे वायरस ऐसे तो एक्टिव रहता है, भाई वायरस हमारे अंदर जाता है, हमारे अंदर मान लो होस्ट के अंदर चला गया, उसका डीएनए रेप्लिकेट होने लगता है, और इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, वो क्या हो गया, लिविंग। और एक बात आप लोग खुद सोचो, अगर आपके अंदर कोई डीएनए गया है और वो ट्रांसक्रिप्ट होगा तो एमआरएनए बनाएगा अपना, और एमआरएनए बनाएगा तो अपना टाइप का प्रोटीन बनाएगा कुछ ना कुछ, और जब अपने टाइप का प्रोटीन बनाएगा वो हमारे लिए क्यों फायदेमंद होगी भाई, वो तो फालतू का है ना। हमारा जो डीएनए है वही ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, उसका क्यों होना चाहिए, तो वही तो हमारे लिए क्या करता है, टीच करता है। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं न्यू वायरस आर प्रोड्यूस, और इसीलिए इसको बोलते हैं आरएनए फैक्ट्री। क्या बोलते हैं बेटा, और यहाँ कह रहा है नए नए वायरस ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, और न्यू वायरस अगली सेल को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। समझ गए आप लोग, तो ऐसे एक लाइफ साइकिल होती है किसकी, एक एचआईवी वायरस की। समझ गए आप लोग बेटा, ठीक है। ये सेल कौन सा है, तो मैं बोलूंगा मैक्रोफेज सेल। किस पे अटैक करता है, ये मैक्रोफेज सेल पे अटैक करता है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। अगर देखो तो यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो अच्छा यहाँ पे कह रहा है इंडिविजुअल हु रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन चिल्ड्रन बोर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशन। आप लिस्ट बनाना आराम से, अब ये काम मत करो, अभी नीट पहले करो, ठीक है। कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एचआईवी एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मोर टच और फिजिकल कांटेक्ट। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जो वायरस होता है एचआईवी, ये ऐसा नहीं कि आप लोग टच करोगे तब भी किसी को वायरस फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। फिजिकल टच का मतलब होता है बाहर से ऐसे टच कर सकते हो आप लोग किसी पर्सन को, उससे बात भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो उससे, तो वो ऐसे करके स्प्रेड नहीं होगा। सही है, ध्यान रखना है। और मुझे लगता है कि किसी को एड्स है तो उससे ये सब बातें करनी चाहिए, जिससे उसे एक सिंपैथी मिले, और मैं बोलूंगा कि उसके अंदर एक होता नहीं है, एक जीने की चाहत हो, कि उसे लगे कि हम जी सकते हैं। मतलब अब बेटा एक बार सोचो, कोई बीमार है और उससे तुम बातें भी ना करो, उसको इग्नोर करो, तो वो वैसे ही मर जाएगा बेचारा, और जल्दी मर जाएगा। आप लोग समझ सकते हो भाई। लोग समझते हैं कि देखो अगर कोई नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है, सही है, चलो तो लोग शेयर होते हैं कि हमें तो नहीं होगी ना, इसको है खाली, जैसे कैंसर है, किसी दूसरे को तो बातें करते हैं उससे जाके, तो देखने भी जाते हैं, ऐसे देखते हैं आराम से। लेकिन जिससे नॉलेज नहीं है और उससे किसी ने बता दिया कि ये भाई एड्स इन्फेक्टिव डिजीज है, फैल जाती है दूसरे पर्सन में, अब तो दूसरा आदमी ये सोचेगा मैं तो उससे कहीं बात भी नहीं कर, बात का शकल देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा वैसे ही एड्स से वो है, हाँ थोड़ा वैसे सेपरेट रहो। लेकिन अब ऐसा नहीं कि फिजिकल टच करोगे तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसे उसके लिए बताना चाहिए कि तुम आराम से जी सकते हो, आराम जब तक जी रहे हो तब तक जियो आराम से, क्या दिक्कत है। तो ये सब चीजें सोचनी चाहिए, ठीक है। तो अगले कह रहा है, अब कह रहा है इट स्प्रेड ओनली थ्रू ब्लड बॉडी फ्लूइड। ये कह रहा है, देखो साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पे तभी एक स्प्रेड होगा जब क्या होगा, बॉडी फ्लूइड ट्रांसफर होगा। अगले कह रहा है बेटा इट इज हैंस इम्परेटिव फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबीइंग दैट द एचआईवी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। इसीलिए हमें कोई भी एड्स वाला पेशेंट है उसको अलग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचो कि उसे सोसाइटी से अलग कर दिया या उसको फैमिली से अलग कर दिया। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, अननोन होते जानते नहीं है, तो वो सोचते हैं चलो एक को तो है दूसरे को ना हो जाए। जैसा अभी कोरोना का हाल था कि अगर एक को है तो उसे आइसोलेट कर दिया, नहीं लेकिन फिर भी उसमें आइसोलेट करना जरूरी था क्योंकि वो एयर के थ्रू फैल रहा था, सही, इसीलिए जरूरी था आइसोलेट करना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, उस वाले पेशेंट को आराम से तुम घर में रख सकते हो, बातें कर सकते हो, सब कुछ, बस वही है थोड़ा सा बच के रहो, हल्का सा उस टाइप से, ठीक है।
अगले कह रहा है देयर इज ऑलवेज अ टाइम टैग बिटवीन द इन्फेक्टिस एंड अपीयरेंस ऑफ इट्स सिम्टम, दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ टू मेनी इयर्स, और लिखा है यूजुअली 5 से 10 साल। सोचो 5 से 10 साल में तक आदमी को सिम्टम दिख सकते हैं कि उससे क्या है, एड्स है। अच्छा, अगर इसका हमें जल्दी पता लगाना है तो इसका एक ही टेक्निक होता है, एड्स का अगर हमको जल्दी पता लगाना है तो क्या होता है बेटा, एलाइजा। सही है, हम लोग पढ़ा था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, पीसीआर और एलाइजा, दो ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमें कोई भी चीज को जल्दी पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगले देखो, अब उसी के बारे में लिखा हुआ है जो हमने अभी लाइफ साइकिल में देखा था, वो पढ़ना है। ठीक है, एक करके सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ सकते हो। कह रहे आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, कह रहा है द वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेज, कहां एंटर करता है, हमारी मैक्रोफेज सेल पे एंटर करता है, और कह रहा है बेटा वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैंने कहा था यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। और कह रहा है बेटा this viral DNA get incorporated into host cell DNA and direct the infected cell to produce virus particles. The macrophage continue to produce virus and in the way act like a HIV factory. इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, HIV factory। ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग वही है लाइफ साइकिल जो बताया था, पढ़ सकते हो। अगले क्या है, साइमल्टेनियसली HIV एंटर द हेल्पर T lymphocyte। अब आप लोग बताओ T lymphocyte पे अटैक कर रहा है। अगले कह रहा है रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, और यहाँ पे नए नए क्या होंगे, वायरस प्रोड्यूस होते रहेंगे। अगले कह रहा है बेटा द प्रोजेनी वायरस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर T lymphocyte, दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T lymphocyte इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। अब उस पर्सन में क्या होगा, लगातार T lymphocyte का क्या नंबर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, और नंबर अगर कम होता रहेगा तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। अगले कह रहा है बेटा ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम बाउट ऑफ फीवर, डायरिया, वेट लॉस, ये कंडीशन हो जाएंगी, वेट लॉस होगा लगातार, डायरिया हो सकता है, और उसको लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब भूख भी उसको क्या लगेगी, बहुत कम लगेगी। अगले कह रहा है बेटा द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्टिस एंड द could have been otherwise overcome such as those due to bacteria especially mycobacterium, virus, fungi and even parasite like toxoplasma. The patient becomes so immunodeficient that he is unable to protect himself herself against these infection। और इसीलिए हम लोग इस इन्फेक्शन के द्वारा जितने भी वायरस के, अगर हम बात करें यहाँ पे जितने भी ये पैथोजन होंगे वो सारे ही क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ठीक है, अगले कह रहा है आप वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज कौन सा है, एलाइजा, इसके को ध्यान रखना। अगले कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, ये पार्शियली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन कह रहा है दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ व्हिच इज इनविटेबल। मतलब सिंपल सा ये है कि आप लोग ये ड्रग्स का यूज करके बच तो सकते हो, अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा तो सकते हो, लेकिन पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं हो सकते। समझ गए, पूरी तरीके से क्यूरेबल नहीं है और ना ही बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगले करें प्रिवेंशन ऑफ एड्स। अब आप लोग बताओ इसका क्या प्रिवेंशन हो सकता है भाई, बचाओ करो बस, पूरी तरीके से सेफ तो हम कभी नहीं हो पाएंगे। तो एक बार रिवाइज कर लो उसको, फिर हम रोल कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा हॉस्पिटल में, वैसे देखा जाए तो एक साल में टेस्ट करवा लेना चाहिए, लेकिन भाई ये तो टेस्ट बहुत दूर की बात रह गई। हम नॉर्मल यूरिन टेस्ट तो करवाते नहीं कभी ना, तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो बीमार नहीं होते। हाँ लगता है कि चल रहे तो इलाज चल रही है। और आपको एक बात बताएं, अगर जो प्रॉपर टेस्ट करवाता रहता है, हम लोग नहीं करवा पाते भाई, इतने ज्यादा हम लोगों के पास फालतू पैसा नहीं है। और एक बात है कि डाइट टेस्ट करवा लें, उसने कुछ और बता दिया तो कंडीशन, तो और टेंशन में था ये कैसे होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि नॉर्मल लोग नहीं करवाते हैं, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से टेस्ट करवाते रहना चाहिए। ज्यादा नहीं तो 1-2 साल के बाद करवा लो एक बार टेस्ट। और आप लोग जब बायोलॉजी के स्टूडेंट को आप लोगों की सब पता होनी चाहिए कि टेस्ट कितना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आप लोग पता लग जाता है कि हमारा कौन सा नंबर सही है, कौन सा नंबर। लेकिन भाई हम लोग क्या करें, हम लोगों को लगता है ठीक है चल रहा है, चलने दो है। कौन अभी आपसे कह दिया कि टेस्ट करवाए, अभी आपसे कह दिया टेस्ट करवाएंगे 5000 रुपए जाएंगे। अब सोचोगे यार 5000 रुपए जाएंगे, 5000 रुपए तो बहुत काम चलेगा।
तो ये सब चीजें हैं, सही है। 300 रुपए की फीस थी, ये तो टेस्ट तो सुनो, अगर कोई डॉक्टर कहता है कि भाई तुम्हें 1 महीने जूस पीना है डेली, वो तो भाई 1 महीना क्या पूरी जिंदगी पियो, तब भी तो लोग नहीं पीते हैं। वो सोचते हैं जब तक फीवर है तब पी लो, उसके बाद जैसे जिस दिन फीवर खत्म हुआ उस दिन ही बंद। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इतना बॉडी के लिए नहीं कर पाते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोगों को ये सब चीजें, हाँ लेकिन ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत हाइजीन नहीं रहते हैं तो करना ही चाहिए। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सुबह को आप लोग फल खाया करो, वैसे खाना चाहिए। तो भाई नहीं खा पा रहे तो क्या किया जाए, कोई सा भी खाओ जो आपका इच्छा हो। तो एक बता दे रहा हूँ, तो आप लोगों को लगभग केले खाना चाहिए, डेली 2 केले खाओ। ये भी तो नहीं कर पाओगे हैं? मुझसे एक बोला बोले तुम्हें डेली 2 केले खाने हैं। अब मैंने सोचा, और केले सुबह तो खाना एक बहुत बड़ी बात होती है, आपको बताइए बात, बहुत लोग खा नहीं पाएंगे सुबह सुबह, मतलब खाली पेट केले। अरे नहीं खा पाओगे बेटा, खा के देखना, बाहर निकल आते हैं बाहर। अब सुनो, अब हमारा क्या, अब भाई तुम इतना ज्यादा हाई ब्लड नहीं रहे कि केले फ्रिज में रखे हैं, सुबह उठे 2 खा लिए। ये तो घर पे चल सकता है ऐसा। अब यहाँ पे पहले दिन गए तो खरीदने पड़े 6 केले, तो खा लिए 4 कोचिंग गया। सुनो, अब पहले दिन चले गए बाइक से, तो 2 दिन लगाया, 2 केले के लिए कौन जाएगा इतनी दूर, नहीं गए। अब शाम को ला के रख लिए, अब हम तो शाम को ला के रख लिए, एक दिन ले आए, 3-4 दिन हो जाएंगे, फिर डेली कौन जाएगा। तो मैं 2 खा के शाम को ही, सही है, तो गया। उसके बाद आया तो 3 बजे खा ली। दूसरा कौन खा गया, तो देखा कि गैसर खाना है, हम शाम खाना नहीं खाएंगे, उन्हें क्या निकाल लिए। तो भाई इतना ज्यादा ध्यान नहीं कर सकते, इतना सोच रहे हो। मैंने कहा भाई आप तुमसे कह नहीं सकते कि खा लिए। तो वो 2-3 बजे, वो बाद में थोड़े भूपेंद्र सर आए, उनने खा लिए, सुबह को तो फिर जाओ लेने। तो मैंने कहा छोड़ते हैं, जिम ही छोड़ते हैं। तो ये होता है, तो हम लोग इतना नहीं करते, जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग घर में भी ऐसा होगा। अगर आप इधर ले जाओगे तो भैया खा लेगा, 2 बहन खा लेंगे, पापा खा लेंगे, जो शाम को खत्म। नहीं खाओ तो चूहा खा लेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है लाइफ में, होता नहीं। ऐसे ही मैं बताऊँ आपको, डेंगू हुआ था तो डॉक्टर ने बोला था कि 2 मुनक्के खाने हैं डेली। मुनक्का होते हैं, तो मैंने मम्मी से कहा ये सब मत दो मुझे, मैं नहीं खा पाऊंगा, आप मुझे कंडीशन बताना है आगे। तो घर वाले अरे कैसे मानते हैं, वो तो दे दिए, रख ले आए। तो पहले दिन तो 2 डॉक्टर ने बोला 2 खाने का, 2 सुबह 2 शाम। तो जब सुबह खाए तो जेब में रखे, थोड़े कोचिंग खा लेंगे, इतने तो मैं ले आया। उसके बाद मैं देखा कोचिंग में तो देव सर खा रहे हैं, 12 क्या खा रहे हैं, लगे खा रहे हैं। सही है। वो अगले दिन को जैसे आज लेके आया, वो उसका टाइम पीरियड था लगभग 20 दिन, मतलब 20 दिन चलना था। एक पेशेंट खा रहा था, 20 दिन चलना था। वो सुनो, आज लेके आया और कल शाम तक वो खत्म पूरी। इनने क्या किया, सुनो इनने क्या किया, मैं बता रहा हूँ, नहीं हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे फोन चला रहे हैं, वो साथ थैली बराबर रख लीजिए, वो आ रहे हैं, भाई ये क्या होता है। तो एक सब हर आदमी नहीं कर पाता। तो हम लोग ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये चीजें फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना करते रहो, ठीक है। अगर हम बायोलॉजी के वो हो तो प्रिवेंशन ऑफ एड्स, मैं तो ये बोलूंगा कि प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन एड्स के लिए। तो कह रहा है एज एड्स हैज नो क्योर, बेटा पूरी तरह से बचाव नहीं, लेकिन प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, सही है, बच सकते हो इससे। पहला कह रहा है मोreover HIV infection more often spread due to conscious behavior pattern and is not something that happens inadvertently like pneumonia or typhoid. Of course, infection blood transfusion patient, newborn from mother etc. may take place due to poor monitoring. The only excuse may be ignorance, and it has been rightly said, don't die of ignorance. कह रहा है in our country the national AIDS से, अब इसकी फुल कर लेना बेटा, NACOP क्या है ये, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है, जहां जहां पूछ रहा है वो ऑप्शन अंडरलाइन कर दो, NACO कर दो। ये वो मैंने आपसे बोला, एक बात और है, हो सकता है कि आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएं जो हमसे खाली फुल फॉर्म पूछे हो, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो, इतनी बायोलॉजी में है, एक कॉपी लिख लो इस जगह, जहां जहां पे हर चैप्टर से मुझे लग रहा है 10-12 निकलेंगे, ऐसी 10 होंगी बहुत ज्यादा, और अगर 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन मिल गया तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा करना, बोलो मत, एक ऐसा करना, कॉपी लेना, उस पर लिख लो 8-10 फुल फॉर्म में, सबको याद कर लेना। एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGO होता है, बेटा बोल कौन रहा है, are doing a lot of educate people about AIDS
WHO स्टार्ट ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV। आपने देखा होगा बहुत सारे तरीके से टिकट होता है, टिकट उसमें पीछे लिखा होता है। आप लोग कहीं जाओगे हॉस्पिटल में, वहां लिखा होता है, लाइनें लिखी होती हैं, वो सब क्या करते हैं, जागरूक करते हैं हमें किसके प्रति, एड्स के प्रति। अगले कह रहा है बेटा, बोलो मत कोई भी, मेकिंग ब्लड फ्रॉम सेफ फ्रॉम HIV, हमें बचना कैसे चाहिए, तो यहाँ पे देखो HIV से मतलब ब्लड बैंक से हमेशा ब्लड लो, ऐसा नहीं कि किसी से कहीं से भी ले लिया कहीं से चढ़ा दिया, ठीक है, ये सब नहीं करना चाहिए। दूसरा कह रहा है यूज ऑफ ओनली डिस्पोजल नीडल्स एंड सीरीज इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। आपने देखा होगा पहले डॉक्टर क्या करते थे, उन्होंने एक के लगाया, उसके बाद सीरीज को रख दिया, जो दूसरा है उसको लगाया, फिर उसको लगा दिया, तो ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। सीरीज ओनली एक बार यूज करनी चाहिए और उसके बाद क्या चेंज कर दो, सही है, डिस्पोज कर दो उसको। अगले कह रहा है बेटा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। अगले कह रहा है, क्या कह रहा है, वो पहले करते थे, अब डॉक्टर बहुत ज्यादा जागरूक हो गए, वो भी समझदार हो गए कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए और अब करवाएंगे नहीं भी लोग, भाई अब लोग क्यों करवाएंगे, ठीक है, ये तो है, ठीक है। अगले बेटा कह रहे हैं मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कह रहे हैं देखो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम से भी होता है, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स करो, प्रोमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन और सम सच स्टेप टेकन अप, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कि मेनली क्या करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए इससे, और इसका तरीका यही है कि आप लोग क्या है जो सब चीजें लिखी है यहाँ पे, ठीक है, ब्लड बैंक से ब्लड खरीदो। इसके बाद कोई डॉक्टर ऐसा कर रहा है तो उसको मतलब मना करो कि भाई मैं इसे इंजेक्शन नहीं लगा सकता। इसके बाद और भी मतलब कई सारे कारण होते हैं कि दूसरे जो उपकरण यूज किए किसी ने दूसरे में, तो वो अपने नहीं करवाने चाहिए, ठीक है। अगले क्या बेटा, इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन सिंस then the infection may spread to many more people. HIV AIDS infected people need help, the sympathy instead of being shunned by society. Unless society recognize it is a problem to be dealt with in a collective manner, the chances of widespread spread of the disease increase manifold. It is a malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease. यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है कि हमें सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होके एक साथ, सही है, इन सब चीजों को समझाना चाहिए लोगों को। अगर किसी को है तो उसको सिंपैथी दिखानी चाहिए, ना कि उससे बचना चाहिए जिससे वो गुस्से में और सबको कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है और इससे ही क्या हो सकता है, एड्स को बचाया जा सकता है, ठीक है। और कोई जागरूक करना चाहिए लोगों को इसके प्रति कि भाई अगर कोई मान लिया मल्टीपल सेक्स पार्टनर चल रहा है या फिर ऐसे कर रहा है तो उन सबको बचाना चाहिए, बताना चाहिए ये सब चीजें बहुत गलत हैं और यहाँ से इससे एड्स स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग एड्स के बारे में। बेसिकली यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आप लोगों को मुझे पता है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बड़े आराम से कर दोगे। अगर क्वेश्चन मिला आपको तो हो सकता है स्टेटमेंट में मिल जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कैंसर हो गया इससे आ सकता है इतना क्वेश्चन, और तुम्हारा ड्रग्स हो गया उस वाले से आता है, ठीक है। बकाया बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप लोगों को पता है। चलो हम बात करते हैं कैंसर की। किसी करते हैं बेटा कैंसर। अब देखो कैंसर भी एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, पता है आप लोगों को। पहले आपको पता होगा कैंसर जब भी होता था तो लोग चौंक जाते थे, अरे उसको कैंसर है, बहुत प्रॉब्लम, ऐसा लगता था बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कैंसर और हैवी प्रॉब्लम कैंसर। लेकिन अब मुझे लगता है कि कैंसर लगभग ठीक होने लगा है। अगर आपको इनिशियल स्टेज में पता लग रहा है किसी को कैंसर है तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन हाँ अब भी बोलूंगा अगर फाइनल स्टेज पता लग रहा है तो कैंसर अब भी ठीक नहीं हो पाता है। कैंसर क्या है भाई, कैंसर में होता क्या है, मैं सिंपल भाषा में पहले आपको समझा दूं कैंसर क्या होता है। कैंसर में ट्यूमर बनता है, क्या बनता है बेटा, ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है, मास ऑफ सेल। जब कोई सेल होती है वो जब अनकंट्रोल ग्रोथ करती है, कैसे करती हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ का मतलब है कि आपकी बॉडी की पूरी सेल जो होती हैं वो एक जेनेटिक कंट्रोल में होती हैं। भाई आप बताओ कभी ऐसा होता है कि ये वाला हाथ बड़ा हो गया, ये वाला छोटा रह गया, या ये वाली उंगली बहुत बड़ी हो गई, ये वाली बहुत छोटी रह गई, ऐसा नहीं हो सकता हर किसी को आप पता। तो ये पूरा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी कैसे है, जेनेटिक कंट्रोल में है। हमारी जो भी सेल डिवाइड करेगी वो उसे पता है कितना करना है और कैसे करना है, ठीक है। अब सिंपल बात बोलो कैंसर केस में क्या होता है, कैंसर केस में क्या होता है कि हमारी यही तो प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो क्या कर देती है, सेल लॉस कर देती हैं, जिससे क्या होता है वो अनकंट्रोल ग्रोथ करती हैं। क्या करती है बेटा, अनकंट्रोल, बहुत तेजी से ग्रोथ करती हैं। और जब बहुत तेजी से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल का मास मतलब मास बन जाएगा और उसको बोलते हैं क्या, ट्यूमर। क्या बोलते हैं। अब ट्यूमर दो टाइप का होता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर।
जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। कौन सा होता है? क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जो स्प्रेड हो जाए, मतलब एक जगह हुआ तो उस जगह नहीं रहेगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। और बेनाइन ट्यूमर का मतलब ये होता है कि बेटा एक जगह होगा, वहां सर्जरी करवा दो ठीक हो जाएगा। समझे बात को? जैसे आप लोगों ने बहुत केस सुने होंगे कि कहीं ट्यूमर है, उसका सर्जरी डॉक्टर ने कर दिया, वो पार्ट ही निकाल दिया किसी टाइप से, तो क्या हो गया? खत्म हो गया ट्यूमर। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, वो सर्जरी से ठीक ऐसे नहीं होता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। अगर लास्ट स्टेज पता लग रहा है तो आदमी की डेथ भी हो जाती है। बेसिकली मैं बोलूंगा बिनाइन ट्यूमर से डेथ तो नहीं होती है। बिनाइन ट्यूमर नॉर्मल ऑपरेशन करके सही कर देते हैं डॉक्टर, उस ट्यूमर को निकाल देते हैं और पेशेंट क्या रहता है? सही हो जाता है। समझ गए हम लोग? तो अब एक बात सुनो, पहले मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा। यहाँ पे 3 नाम जैसे आते हैं। एक आता है बेटा, आपने सुना होगा, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मेटास्टेसिस। क्या पढ़ते हैं? जिससे पूछूंगा मैं बताएगा, ठीक है? यहाँ पढ़ते हैं मेटास्टेसिस। एक कंडीशन मैंने बताई आपको, मेटाजेनेसिस, और एक बताइए मैंने मेटामॉर्फोसिस। बच्चे कहीं वहां पे जाके एक ही बात नहीं समझे, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर ले रहा हूँ थोड़ी सी। इन तीनों नाम पे शायद एक क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ध्यान रहे, ठीक है? सबसे पहले कौन बताएगा? चलो मैं तुमसे पूछूंगा, ये बताओ हमने मेटाजेनेसिस कहाँ पे पढ़ा था? पूरी बायोलॉजी में बताओ, नाम खाली बता दो कहाँ पे पढ़ा था, बस कौन से चैप्टर में? चैप्टर का नाम बताओ। अरे अरे मत करो, सब बताने दो। हाँ किस क्या होता है? मेटाजेनेसिस जेनेटिक्स में पढ़ा है। चलो मान लिया तुम्हारी बात। अच्छा बताओ, चलो और मैं बताऊंगा, पूछूंगा अगले। चलो अब बताएगा हेमंत, बताओगे? ये बताओ बेटा, हमने मेटाजेनेसिस कहाँ पे पढ़ा था? कौन से चैप्टर में पढ़ा था? ध्यान करो, आप लोग भी सब ध्यान करो, सबसे पूछूंगा अभी। सेल साइकिल में। चलो चलो, जिससे कोई बात नहीं, आप बताओ। नहीं पता है? बोल दो नहीं पता, कोई बात नहीं। बीरबल तुम बताओ। एनिमल किंगडम में। चलो अभी कंफर्म नहीं है, पीछे बताओ, वैसे बताओ तुमने ये कहाँ पढ़ा था मेटाजेनेसिस? बताओ साल तुमने कहाँ पढ़ा था? एनिमल किंगडम। चलो ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको, एनिमल किंगडम पढ़ा था, ठीक बात है ये। अब कौन बताएगा? हाँ कहाँ बताओ? हाँ बेटा हमने पढ़ा था जब पॉलिप से मेडुसा बनता है और मेडुसा से, उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या? मेटाजेनेसिस। समझ गए हम लोग? चलो अब मैं इससे पूछूंगा, बताएगा। अब मेटामॉर्फोसिस बताओ कैसा होता है, कहाँ पढ़ा था हमने? कहाँ पे? एडल्ट में। हाँ ठीक है, ये भी हमने कहाँ पढ़ा था? एनिमल किंगडम में पढ़ा था। देखो अब आप लोगों का ना पता हो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये पता होता है। तो आप लोग तीनों चीजें किताब में लिखो एक साथ, और इसके बाद लिख लो मेटास्टेसिस लिखो। एक क्या लिखो बेटा? ऐसे लिख लो आप लोग, मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या लिख लो? प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। ऐसे प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। इसके बाद मेटाजेनेसिस लिखो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या लिखो बेटा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस। और मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है बेटा? लार्वा जब कन्वर्ट होता है किसमें? अडल्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मेटामॉर्फोसिस। लिख लो ऐसा करके, जिससे आपको तीनों चीजें ध्यान में, ठीक है, एक साथ। कहीं आप लोग मेटास्टेसिस, मेटाजेनेसिस और मेटामॉर्फोसिस एक ही चीज समझो, अलग अलग है। मैं बहुत ज्यादा डॉक्टर लैंग्वेज नहीं देता हूँ, समझ आता है क्या लिखा है यहाँ पे? तो सही है, मैं बहुत तेज लिखता हूँ, तो वो इतना स्मूथ है ना कि उसमें फिसलता है ये, समझ रहे हो? तो इसलिए इसका ध्यान रखते, जल्दी नहीं करता।
पहले लिखा है मेटास्टेसिस, दूसरा लिखा है मेटाजेनेसिस और तीसरा लिखा है मेटामॉर्फोसिस। आप लोगों का जब भी बेटा कोचिंग आने का मन नहीं ना किया करे या पढ़ाई करने का, तो एक बार कंडीशन याद कर लिया करो कि डॉक्टर बनने के बाद क्या लाइफ चेंज होगी, समझा? तो आपने यहाँ से अगर आपका पढ़ाई करने का मन करेगा, कितने खुश आपके घर वाले होंगे, मतलब कितने खुश आपके टीचर्स होंगे जिन्हें आपको पढ़ाया है, और कितने दुखी आपके मोहल्ले वाले होंगे। तो ये बात सोच के पढ़ाई कर लिया करो भाई। अरे भाई मैं तो सही साफ साफ बोल रहा हूँ, ये होता है जनरली, तो पता नहीं होता है। वो ऊपर से तो कहेंगे कि मिठाई खवाओ, लेकिन अंदर से वो अपने बच्चों को मारेंगे घर जाके, इसलिए वो वही उस तरह का एमबीएस बन गया। तो बेसिकली आप लोग इसी चक्कर से पढ़ाई कर लो, ठीक है? सबसे ज्यादा खुश तो आपके मम्मी पापा होंगे, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा खुश होगा वो आपके टीचर्स होंगे कि आपको पढ़ाया है और डॉक्टर बन गए। तो इसीलिए आप लोग कोशिश किया करो कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ो, ठीक है? और बेटा यहाँ से अगर एक दो बच्चे सिलेक्शन हो जाता है तो कितनी खुशी होगी, सही है? और ये खुशी सब बच्चों को होगी। आप लोगों के बीच के बच्चे जब एमबीएस में जाएंगे, भाई कभी हॉस्पिटल खोल लिया तो आपको थोड़ा बहुत तो राहत मिल ही जाएगा, हैं? और राहत नहीं मिलेगा तो इतना तो यही बहुत होता है कि आप लोगों का दोस्त कोई डॉक्टर एमबीएस कर रहा है तो आप उससे हेल्प ले लो फोन करके, है ना? ये बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसे तक एग्जाम्पल मैंने देखे हैं बेटा। जैसे ये कभी आपको बताऊं, एक अभी मैं गया था घर पे, तो एक दोस्त था मेरा, वो कहानी बता रहा था अपने दोस्त की, मतलब उसका दोस्त था। तो बेचारे का 2 पेपर दिए उसने, 2-3 पेपर दिए होंगे, कभी 1 नंबर से रह गया, कभी 2 नंबर से रह गया, कभी 5 नंबर से रह गया। तुमने कभी भी देखा होगा कि बच्चा मेहनत तो करता है अपने अंदर से, लेकिन बेटा उसके हाथ में होता नहीं, कुछ नहीं हो पाता है, कुछ कंडीशंस होती हैं। और कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा बेकार होते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा वो चीजें समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे की क्या मजबूरी रही होगी कि ऐसा हुआ। तो मैं सही बताऊं तो मैं कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी हमसे इरिटेट हो जाते हैं। हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा केस हो जाता है कि पेरेंट्स सोचते हैं तुझसे कुछ नहीं होगा, मतलब वो जीरो मानने लगते हैं, तू क्या है, कुछ नहीं है। आप चाहे उन्हें समझा नहीं सकते सर कि मैं पापा बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा तो क्या करूँ, लेकिन वो कभी कभी आपसे इरिटेट हो जाएंगे, और उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं भाई। वो भी एक फेज को जिए होते हैं, उन्हें पता होता है परेशानी क्या होती है, भाई पैसे नहीं है तो वो भी क्या करें, है ना? या तुम भी क्या करो, वहां पे एक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, वहां पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसी आपने बहुत चीजें देखी होंगी जहाँ पे ऐसी कंडीशन बनती है कि वो चीज जरूरी होती है ना तो ज्यादा कुछ, सही है? जैसे सपोज मानो अब किसी घर में बहुत इंपॉर्टेंट है, 5,000 रुपए की नहीं मिल रहा है कहीं से, तो उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि तुम 5 साल बाद एमबीएस बनो, उन्हें जरूरी होगा कि तू 10,000 की नौकरी कर, लेकिन अभी रुपए होनी चाहिए। ऐसा देखा होगा आपने, बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है। जैसे आपको अपने पता से 5 साल बाद डॉक्टर बन जाऊंगा एमबीबीएस, वो मुझे लग रहा है अगर बहुत कंडीशन खराब है तो वो ये सोचेंगे कि तुम 20,000 की नौकरी कर ले, लेकिन अभी से कर ले, तो ज्यादा बेटर लगेगा उन्हें कंपेयर टू एमबीबीएस 5 साल के बाद। तो वो कंडीशन में हमारे पेरेंट्स भी हमसे क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, सही है? वो कंडीशन आती है, कुछ फेज के होते हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ आप लोगों को कि जिस दिन आपका पढ़ाई करने का मन ना किया करे, तो आप लोग बेसिकली यही कंडीशन समझ लिया करो कि हमारे फादर कितने खुश होंगे हमसे और कितना ज्यादा यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। हाँ, तो मैं कहानी कर रहा था उस दोस्त की, तो वो पता है वो ये कह रहा था कि मेरे फादर मम्मी पापा ही मुझसे इरिटेट हो गया बहुत ज्यादा। और सोचो एक आदमी बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा, और वो एक कभी बच्चे होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हाँ ठीक मेहनत करते हैं पूरी तरीके से, गलतियां हो जाती हैं थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स को भी लगता था कि उसका ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, ये खाली बातें बनाता है।
तो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, मुझे लगता है ऐसे लोग साइलेंट हो जाते हैं। फिर साइलेंट का मतलब उन्हें मतलब नहीं रहता, ठीक है यार होगा नहीं होगा, ठीक है हम उनसे कहिए शादी में जाओगे, हाँ चले जाएंगे, नहीं जाओगे कोई बात नहीं। मतलब वो हक दिखाना बंद कर देते हैं। हक का मतलब जानते हो कि मैं जाऊंगा, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। वो ऐसे बच्चे फिर बंद कर देते हैं, उन्हें पता होता है मेरी वैल्यू 0 है। तो वो भी ऐसे हो गया, उससे कहते शादी में जाओगे, हाँ चल रहे हैं, उससे कहते नहीं या तुम मत जाओ, कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे। ऐसी कौन सी बड़ी बात है, जैसे कह दिया कि कपड़े पहन लिए, अरे निकाल दो यार, गाड़ी में जगह नहीं है, निकाल दे रहे कोई बात नहीं। तो ऐसा होना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो ऐसी हो जाना, कभी लाइफ में कुछ गलत मत सोचना कि हम ये कर लें वो कर लें, या पेरेंट्स से लड़ाई कर ली, ये मत करना कभी। पेरेंट्स हमारे सब कुछ सही बताते हैं। बहुत बच्चे होते हैं पेरेंट्स से लड़ाई करते हैं कि तुमने क्या कर लिया, हमने नहीं किया। तो अरे भाई तुम्हें धरती पे ले आई क्या कम कर दिया। सही है, मैंने बहुत लोग देखे ऐसे कि कहते हैं तुमने तो कुछ नहीं कर पाया, मुझसे इतना एक्सपेक्ट वो रख रहे हो, भाई तुम्हें इतना पढ़ा रहा है और क्या कर लिया, तो ये सब मत सोचना कभी, ठीक है। ऐसे तो वो एक शादी में था, उसका उस दिन भी रिजल्ट आने वाला था, उसने देखा ही नहीं, उसे पता था साला चला जाऊंगा मैं, और अगर फादर को बता दिया तो फिर मुझसे गुस्सा होंगे और वो यही कहने लगेंगे, गाली देने वो घर पे होंगे तो वही गाली देने लगेंगे घर पे, ठीक है। अब वो शादी सब बेकार हो जाएगी। उसे खाना भी खा रहा होगा, वो भी नहीं खा मिलेगा। तो उसने रिजल्ट नहीं देखा, और वो रिजल्ट शायद था कोई अच्छी पोस्ट का था, अभी शायद उसी का था जो अफेक्ट लगे थे, सिविल जज का था, भाई उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसने रिजल्ट ही नहीं देखा, बोलता है मैं नहीं देखूंगा, अरे छोड़ो, सही है होगा फिर नहीं, उसे पता था, क्योंकि वो साला 1 नंबर से रह रहा है, तो उसे लग रहा है कि मेरी अब जिंदगी बेकार है, होता है। तो उसकी एक फीमेल फ्रेंड थी, ये सबकी होती है कभी, तो उसकी भी थी। तो मैं पता है फीमेल फ्रेंड होती है वो नहीं मानती है कि, क्योंकि उसको एक होता नहीं, एक आस होती है कि तुम ये बनो, फिर तो हम जरूरी रहे हैं भाई। आपकी अगर कोई फ्रेंड है तो आप वो क्या सोचेगी, डॉक्टर बन जल्दी से, फिर तो हम कभी खुशी हैं, शादी कर ही लेंगे। तो वो वही बहुत ज्यादा उसे नींद ना आए, वो नहीं नंबर दो मुझे, मैं देंगी, तुम मत देखना, बताऊंगी नहीं। उसने दे दिया कि कहना, वो कह बोला मुझे बताना भी रिजल्ट क्या रहा, मैं कौन सा कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे शादी करनी है अभी, और वो मतलब एंजॉय करना है शादी का, फिर जाऊंगा आराम से, फिर शाम सुबह देखूंगा आराम से। वो नहीं मानी, ले लिया नंबर, 2 मिनट के बाद उसने फोटो भेज दिया, उसका हो गया था। तो वो ये बता रहा था, अब वो ऐसी बात जब हो जाता है, इतनी बड़ी पोस्ट हो जाता है, तो बेटा ये छोटी पोस्ट नहीं होती, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। वो जो पर्सन एक नॉर्मल घूम रहा था वहां पे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, मुझे लगता है कि आपको पता है, आपको सम्मान भी आपकी पोस्ट देख के मिलता है, ये बात हकीकत है। आप लोग कितना रुपए कमाते हो, वो आपको रिस्पेक्ट देती, ना कि आप क्या हो वो रिस्पेक्ट नहीं देता। तो वो ये बता रहा था, सही बिल्कुल सही बात थी ये, हल्के हल्के सबको पता लग गया वहां पे, एक एक करके, क्योंकि पेरेंट्स को उसने बता दिया होगा, पेरेंट्स ने फोन कर दिया मौसा को, मौसा वहीं खड़े हैं, सही है। अब तो मौसा थोड़े मुंह बिगाड़ गए कि यार तो वो बन गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे करके सबको पता लग गया पूरे बात। बेटा ये हकीकत है कि एक दो तो वहां पे ऐसे थे जो तुरंत ही कह रहे थे, यार भाई ये शादी में फोटो ले लेते हैं यार, साथ में उससे ज्यादा करोगे नहीं मिलेगा। उसके उस शादी में ही कि उसे 15-20 लोगों ने 15-20 लोगों ने फोटो लिए थे। ये होता है खाली एक रिजल्ट का मतलब कि पहले उससे बोल भी नहीं रहे थे, बात भी नहीं कर रहे थे, ये कौन है कुछ नहीं है, और जैसे रिजल्ट आया तो उसके साथ फोटो ले रहे हैं स्टोरी लगाने के लिए, क्या है मेरा भाई जैसे बन गया, और पहले वो भाई कुछ नहीं था। तो ये सब चीजें होती है, एक रिजल्ट की बात होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ये सब बातें सोच के ही बहुत मेहनत कर लिया करो कि मेहनत करना कितना जरूरी होता है, समझ गए आप लोग। ये सब चीजें तब पता लगती है जब आदमी का हो जाता है, वो चीजें को देखता है, फेस चेंज करता है। आप लोगों तो अगर एक नॉर्मल बन के रहोगे तो क्या लाइफ का फायदा है, लाइफ में कुछ ऊपर नीचे तो होना चाहिए ना। जैसे आपके फादर जिए वैसे आप जी रहे हो तो फिर क्या लाइफ है वो, तो एक नॉर्मल ऐसे मान लो कि आपने लाइफ को एंजॉय नहीं किया, फिर तो लाइफ एंजॉय का मतलब होता है लाइफ ऊपर नीचे होनी चाहिए। आप लोग कभी कितनी बहुत बेकार दौर में रहो और कभी एकदम बहुत अच्छे दौर में पहुंच जाओ, सही है। कांस्टेंट लाइफ नहीं होता कि आप लोग बहुत अच्छे हो, कभी गरीबी देखो गरीबी क्या होती है, और कभी अच्छी भी चीजें देखो। और वो सब आपके पास एक ही ऑप्शन है भाई, आप अंबानी तो हो नहीं कि अमीर तो है ही है, गरीब तो गरीबी देख रहे हैं। चलो आप लोग गरीब हो तो अमीरी देखने के लिए पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। चलो ठीक है, तो आप लोग बेटा मेटा समझ गए, मेटा समझ गए और मेटा मॉर्फेज समझ गए, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो क्या लिखा है, कह रहा है कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट
dreaded disease of human being and is a major cause of death all over the globe। आपको पता है बहुत खुकार बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। कह रहा है मोर देन अ मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली, यानी कि इससे पूरी साल में बहुत सारे लोग मर जाते हैं और बहुत सारे लोग इससे कैंसर से सफर कर रहे हैं। अब तो मुझे लग रहा है कैंसर एक आम बीमारी बन गई है, कैंसर एक नॉर्मल चीज बन गई है। पहले होता था कैंसर किसी को पता था कैंसर है तो लोग डरता था कि उसे कैंसर हो गया है। अब तो कैंसर से लगता है, कैंसर कहते हैं कैंसर है तो वो माइंड ही नहीं करते, चाहे भले आदमी दूसरा मर जाए लेकिन माइंड ही करने मुझसे ज्यादा कैंसर है तो है क्या। लेकिन अब इसलिए ज्यादा है, आपको पता है पॉल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है, लोग टेंशन कितनी ज्यादा ले रहे हैं लाइफ में, जैसे जैसे आपको पता है इसका एक लेवल बढ़ रहा है। दूसरा आपको पता है कि हम लोग कितना पॉल्यूशन हो रहा है, यूवी रेस आने वाली है हल्के हल्के, और आने वाले टाइम में कैंसर बीमारी बहुत बहुत तगड़े उसमें रहेगी कि नॉर्मल लोगों को कैंसर हुआ करेगा। ठीक है, अगले देखो तो कह रहा है बेटा the mechanism that underlies development of cancer or oncogenic transformation of cell का oncogenic transformation होना। अगले कह रहा है its treatment and control have been some of the most intense area of research in biology and medicine। हाँ ये पहले था कि बहुत कम एरिया में इसका इलाज था, लेकिन आजकल मुझे लग रहा है कि इलाज रहता है और काफी जगह हो जाता है। ठीक है, अगले कह रहे हैं नॉर्मल बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। आपको पता है आपकी बॉडी का जो सेल डिफरेंशिएशन होता है या सेल ग्रोथ होता है या सेल डिवीजन होता है वो हाईली रेगुलेटेड होता है। कोई भी सेल आप बिना रेगुलेट के वो ग्रोथ या फिर डिवीजन नहीं कर सकता। अगले कह रहा है इन कैंसर सेल देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म, यानी कि अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म ब्रेकडाउन हो जाएगा तो सेल क्या करेगा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, मतलब पूरी तरीके से ग्रोथ करेगा और पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बेटा ए नॉर्मल सेल शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल होती है प्रॉपर्टी कौन सी रखती है, कांटेक्ट इनहिबिशन, मतलब पड़ोसी सेल से एक मतलब रखना। अगले कह रहा है बेटा बाय ए virtue of which contact with other cell inhibit their uncontrolled growth। कह रहा है कैंसर सेल appear to have lost this property। कैंसर सेल क्या कर देती हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देती हैं और अनकंट्रोल ग्रोथ करती हैं और वही तो बन जाता है क्या, ट्यूमर। इसे बेटा अंडरलाइन कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट में। ठीक है, हम लोग ध्यान रखना कि कौन सी प्रॉपर्टी लॉस कर देती हैं, क्या करती हैं इस कैंसर सेल, अनकंट्रोल ग्रोथ करती हैं। ठीक है, अगले कह रहा है कैंसर सेल appears to have lost the property as a result of this cancerous cell just continue to divide giving rise to a masses of cell। क्या बन जाता है, masses of cell, बहुत सारी सेल इकट्ठी हो जाती हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर। आप लोगों ने ट्यूमर देखा है कभी? जी सर देखा है। देखा होगा, मैंने देखा है आराम टच करके देखा है बड़े आराम से, तो ऐसा लगता है जैसे एक पत्थर टाइप का रखा हुआ है। सही है, एक के मैंने देखा था यहाँ पे था तो वो तो गा रहा था कि खुड़िया है वैसे मैंने कहा भाई सही से देखा कि कैंसर लग रहा है तो उसने फिर चेक कराया तो कैंसर ही निकला। ठीक है, तो ये हो जाता है कि इनिशियल स्टेज में पता होना चाहिए कि कैंसर की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो वो सही भी हो सकता है। लेकिन उसे बेनाइन ट्यूमर था तो नॉर्मली वही सर्जरी करवा के ठीक हो गया। अगले कह रहा है बेटा ट्यूमर आर दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर और दूसरा कौन सा होता है, बेनाइन ट्यूमर। कह रहा है बेटा बेनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी कॉज लिटिल डैमेज। जब ट्यूमर एक जगह रहे, क्या नाम हो, स्प्रेड ना हो पूरी बॉडी में, तो उस ट्यूमर को बोलते हैं हम लोग बेनाइन ट्यूमर। अगले कह रहा है मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑन द अदर हैंड आर अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिव सेल कॉल्ड न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। These cells grow very rapidly, invading the and damaging the surrounding normal tissue. As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cell, and by compacting of the vital nutrients, cells from more such tumors reach distant site through blood, and wherever they get lodged in the body, they start a new tumor there. This property called metastasis। यहाँ पे सिंपल सा ये होता है कि जो नॉर्मल सेल होती हैं वो भी कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं और लगातार ये क्या होता रहता है, स्प्रेड होता रहता है हमारी पूरी बॉडी में। और इसकी भी स्टेज होती है, जैसे फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज है, कैंसर की भी क्या होती हैं, स्टेज होती हैं। अगली कह रहा है द प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फेयर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी होती है इसकी। अब बेटा अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ कैंसर। आपको क्या लगता है कैंसर खाली सिगरेट पीने से होता है? नहीं,
बेसिकली लोग समझते हैं कि कैंसर होता है खाली, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको कैंसर होता है, एल्कोहल करते हैं उनको होता है, नहीं कैंसर उनको कम होता है, मैं ऐसे ही बोलूंगा नहीं होता है, लेकिन कैंसर तब बहुत होता है जब कोई रेस आती है। जैसे आपको देखा होगा अगर कोई न्यू छोटा बच्चा है माँ के पेट में है तो बहुत ज्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं करवानी चाहिए कि हर महीने जा रहे हैं करवा रहे हैं, हर महीने जा रहे हैं करवा रहे हैं, एक करवाना चाहिए, और बहुत अगर कठिन कंडीशन है तो दो, इससे ज्यादा कभी भी नहीं करवाना चाहिए। वहां भी क्या होता है एक्सरे पड़ती है। दूसरा यूवी रे, आपको पता होगा जब कोई, जैसे अब आपको बताऊं मैं, नॉर्मल आपने देखा होगा जब कोई उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो जो होता है ग्रहण पड़ता है, ग्रहण जानते हो आप लोग, उस टाइम भी आपने देखा होगा बहुत लोग बताते हैं कि जैसे जो प्रेग्नेंट फीमेल है बाहर ना निकले, वैसे भी नॉर्मल लोग हैं वो भी बाहर ना निकले ऐसा बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं उस दिन भी रेडिएशन पड़ता है, जिससे अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसके अगर चला गया उसके पास तो कहीं ना कहीं उसको क्या हो जाएगा, कैंसर टाइप का प्रॉपर्टी हो सकता है। तो इसका ये सारी जो चीजें हैं ये सब बताती हैं कैंसर हमारे खुद के जीन्स, जैसे मैंने कई बार बताया आपको कि हमारे खुद के जीन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कैंसर के लिए। तो बहुत सारी, मैंने कहा था जब कोई एकदम एक ऐसा कंडीशन हमारी बॉडी का हो जहां कोई इनएक्टिव जीन है वो क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, तो वो भी क्या हो जा सकता है, कैंसर का कैंसर सेल में चेंज हो सकते हैं। तो पढ़े से किस किस तरीके से होता है, देखो कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल may be induced by physical, chemical और बायोलॉजिकल। फिजिकल एजेंट भी होते हैं जो कैंसर करते हैं, केमिकल भी होते हैं और बेटा बायोलॉजिकल एजेंट भी होते हैं। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो कॉजेज ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो आपको पता है फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ, देखो कह रहा है बेटा दीज एजेंट आर कॉल्ड कार्सिनोजन, उनको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन बोलते हैं जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। कह रहा है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे लाइट क्या हुई एक्सरे एंड गामा रे, एंड बेटा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसमें क्या आता है यूवी रे, डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें भी क्या होता है भाई, ये हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल सेल कन्वर्ट किसमें हो सकती है, डीएनए डैमेज होता है और उसमें क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अगले कह रहा था केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर कैसे हो सकता है, जब कोई स्मोकिंग करता है तो उसको लंग्स कैंसर हो सकता है। अगले कह रहा है कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं जिन्हें बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स। फर्दरमोर सेवरल जीन होते हैं जिसको बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स। और कह रहा है प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल व्हिच व्हेन एक्टिवेट अंडर सर्टेन कंडीशन। अगर कोई कंडीशन वो जीन्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तब भी क्या हो जाता है, कोई लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल, तब भी क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखा एक्सरे, हमने देखा गामा रे, हमने देखा यूवी रेडिएशन, हमने देखा स्मोकिंग करने वाले। इसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ वायरस भी होते हैं बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, और कुछ जीन्स भी होते हैं बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। समझ गए आप लोग, जो किसी भी कंडीशन में अगर एक्टिवेट हो गए तो कैंसर का रूप ले लेते हैं और कैंसर हो सकता है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि नॉर्मल हाँ कुछ चीजें होती हैं जो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैंसर से बचने के लिए, लेकिन अगर बेटा कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहां आप लोग अपने आप से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा फीमेल्स को भी कैंसर बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स, क्योंकि अब फीमेल्स तो कुछ नहीं करती हैं लेकिन तब भी कैंसर हो जाता है। तो कैंसर के लिए जरूरी नहीं है कि कैंसर के लिए कि कैंसर इस चीज से बचो तो कैंसर नहीं होगा। कैंसर के लिए वायरस जिम्मेदार है, कैंसर के लिए हमारे जीन जिम्मेदार हैं, कैंसर के लिए एक्सरे, यूवी रे, गामा रे, ये सबसे कैंसर हो सकता है। अगले कह रहे हैं कैंसर डिटेक्शन क्या कर सकते हैं एंड डायग्नोसिस। तो मैंने बताया था यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं ऐसे जिससे हम कैंसर को देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बोलूंगा पीसीआर बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें पता चलता है कैंसर होने वाला है, ठीक है। देखो एक बात और सुनो, मैं पीसीआर एलाइजा का नाम क्यों ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसका मतलब यह है कि पीसीआर और एलाइजा ये हमें उस कंडीशन में बता देते हैं
कि कोई डिजीज होने वाली है जो हमें उसके सिम्टम दिख नहीं रहे होते हैं उस टाइम पे, समझे बात को। हमें कोई भी टेस्ट वैसे करवाओगे, जैसे आपने यूरिन टेस्ट करवाया या आपने ब्लड टेस्ट करवाया, तब तो आपको तब पता लगेगा ना जब वो चीज हो जाएगी, उसका पूर्ण तरीके से आप बीमार हो जाओगे। लेकिन ये जो टेक्निक होती है इन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये तब करवाया जाता है जब वो चीज के सिम्टम हमें दिखाई बहुत इनिशियल स्टेज पे होता है। अगर हो रहा है तो आपको पता लग जाएगा। तो इसीलिए पीसीआर करवाना बहुत जरूरी होता है। एक बार करवाना चाहिए हर एक दो साल में, जिससे अगर कोई बीमारी होने वाली है तो होगी तो वैसे भी, अगर आपको पहले पता लग जाए तो आप लोग हो सकता है स्टार्टिंग में सही हो जाए। ठीक है, हो जाओ। अगले कह रहा है बेटा देखो कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस क्या होता है। कह रहा है अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मैनी केसेस। मैंने आपको बताया था कि अगर ये कंडीशंस कैंसर वाली अगर हमें बहुत जल्दी पता लग जाए तो हम उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी थेरेपी आ रही हैं, बहुत सारी दवाइयां आ रही हैं, बहुत सारी टेक्निक आ रही हैं जिनकी वजह से बहुत जल्दी कैंसर ठीक हो सकता है। अगले कह रहे हैं कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू। बायोप्सी का मतलब होता है जब हम किसी का सेक्शन लें, कोई टिश्यू है उसको देख के और उसको लैब में जाके क्या करें, उसकी स्टडी करें, उसको बोलते हैं बायोप्सी। ठीक है, कह रहे हैं टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज आर सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया इन बायोप्सी। लिखा भी है अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू द सेक्शन एंड इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप, जिसे बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। अब कह रहा है बेटा बाई आप पैथोलॉजिस्ट, कौन करता है? अब मैं ये तो यही कह रहा हूं कि बाहर में करता है, पैथोलॉजी करेगा, पैथोलॉजी की अगर हो रही हो। अगले क्या है टेक्निक लाइक, जैसे आपने देखा होगा रेडियोग्राफी क्या होती है, इसके बाद सीटी स्कैन का आपने नाम बहुत सुना होगा, उसे बोलते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसके बाद एमआरआई का नाम सुना होगा आपने, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपने देखा है वो मशीन में क्या जाता है, सही है, उसमें सब कुछ हटा दिया जाता है और उसके अंदर जाने के मैग्नेटिक फील्ड जाते हैं और उससे पूरी बॉडी की 3D इमेज बन जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी। अगले कह रहा है बेटा, तो ये अगले कह रहा है काम एमआरआई एंड आर वेरी यूजफुल डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। अंदर के ऑर्गन का पूरा हमें स्टडी करना है तो क्या करवाना पड़ता है? एमआरआई। आपने सुना भी होगा एमआरआई, सब लोगों ने सुना होगा एमआरआई क्या होती है। लोग करवाते हैं, बहुत ज्यादा कंडीशन पता ना लगे कि डिजीज क्या है, उस कंडीशन करवाते हैं। ठीक है, एक तो ऐसा होता है कि हमें डिजीज बाहर से ही पता लग जाए ये बीमारी है, उससे दवाई खाने लगो। एक होता है कि डॉक्टर को पता न लग पाए कि प्रॉब्लम है चल रही, तो उस टाइम उस केस में क्या होता है, एमआरआई कराते हैं। जैसे पूरे बॉडी का पता लग जाता है कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गन कहाँ पे क्या डिफॉल्ट हो रहा है। ठीक है, अगले कह रहा है बेटा कंप्यूटर टोमोग्राफी यूज एक्सरे टू जनरेट अ 3-dimensional इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एमआरआई यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन टू accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue। उसमें हमें पता लग जाता है कि क्या कौन सा टिश्यू क्या चेंजमेंट आ रहा है उसमें और ये बीमारी क्यों हो रही है। अगले कह रहा है एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी applied to detect gene in individuals with inherited susceptibility to certain cancer। इसकी बात कर रहा है पीसीआर, किस बात कर रहा है? पीसीआर टेक्निक की। अगला कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ such genes which a predisposed an individual to certain cancer may be very harmful in prevention of cancer। Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogens to which they are susceptible, जैसे टोबैको, स्मोक in case of lungs cancer। तो यहाँ पे कह रहा है कुछ चीजों को तुम अवॉइड करो, बकाया प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी है। और इन चीजों में ऐसा नहीं कि आप लोग बच जाओगे, फीवर आया सही हो जाओगे। बेटा अगर कैंसर किसी को हुआ है और वो सही भी हो जाएगा तब भी उसकी बहुत सारी कंडीशन खराब हो जाती हैं, जैसे बाल गिर जाएंगे सारे, सही है, थेरेपी होती है तो बाल गिर जाते हैं पूरे, और आपका वो बॉडी ग्रोथ करना था पहले की तरह वैसा सेम टू सेम नहीं कर पाएगा किसी भी केस में। समझ गए हम लोग? ठीक है, अगले आता है हमारा क्या, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हम लोग कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो बहुत सारी थेरेपी होती हैं जिनके द्वारा किया जाता है, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिनके द्वारा किया जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके द्वारा कैंसर को सही हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट देखो क्या है, कह रहा है द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी। आपने सबने सुना होगा सर्जरी का मतलब क्या होता है, जो ट्यूमर को निकालना, ऑपरेशन के थ्रू ट्यूमर को निकालना, बस वही सर्जरी होता है। अगले कह रहा है रेडिएशन थेरेपी होती है एंड इम्यूनोथेरेपी भी होती है। पहले कह रहा है इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल आर irradiated lethally taking proper care of normal tissue surrounding the tumor mass। ट्यूमर मास होता है उसको रेडिएशन करा जाता है, और उसमें ऐसा भी होता है, मैं आपको बता दूं, जहां पे ट्यूमर होता है उन सेल को हम क्या करते हैं, इनएक्टिवेट। इनएक्टिवेट का मतलब होता है वो अगले डिवाइड नहीं करेंगे, डेड कर देते हैं उनको। ठीक है, और अगले कह रहा है बेटा ए
Several chemotherapy drugs are used to kill cancer. ऐसा लिखा है. Some of these are specific for particular tumor. Majority of drugs have side effect like hair loss हो गया, एनीमिया हो गया, ये सब कंडीशन हो सकती हैं. बाल गिर गया या फिर एनीमिया मतलब ब्लड की कमी भी हो जाती है. तो बहुत सारी इस चीजें होती हैं. कह रहे हैं मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी. मतलब रेडियोथेरेपी भी हो सकती है, कीमोथेरेपी भी होगी और साथ में सर्जरी भी हो जाती है. तो उसका मतलब ये होता है कैंसर सर्जरी सही हो जाता है. अच्छा, मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी भी सुनी है कैंसर के केस में कि वैसे थेरेपी तो होती हैं, लेकिन मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें सुनी कि वो अभी मैंने एक सुना था किसी कैंसर हुआ था, तो वो कहीं पे पता नहीं कौन था उसके पास गया तो उसने कुछ ऐसा दिया उसको कि उसका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया. तो मैंने कहा भाई ये कैंसर है लेकिन पता नहीं भाई वो अब बात सही है गलत है, लेकिन ऐसा होता है. बेटा होने का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ जादू मार दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने कुछ ऐसी दवाई दी जो डॉक्टर नहीं था, नॉर्मल बाबा टाइप का था. ऐसे जल तो नहीं पिया हैं? जल तो नहीं पिया? जल नहीं, जैसे कोई जड़ी बूटी दे दी. अच्छा, इस टाइप का, और उसने कहा जड़ी बूटी लगाओ वो गल गया. तो ऐसा होता होगा ना, हो सकता है भी ऐसा होता हो. बेटा एक बात और बताऊं, एक बात और सुन. इन चीजों को हमेशा हंसी बताना करो बेटा ना. नहीं ए बाबा जी को नहीं, ये औषधियां होती हैं या फिर या कोई जादू थोड़ा बहुत होता है, वो बेटा झूठ नहीं होता है, सच्चाई होती है. हाँ सच्चाई. और ये तब हमें पता लगता है जब वास्तव में देखो अभी तो आपको लग रहा है ठीक है, अब तो आप लोग आराम से सही सर्वाइव कर रहे हो, लेकिन जिसको प्रॉब्लम होती है तो वो मानता है और मानता नहीं है, बहुत तरीके से मानता है. मैंने एक कंडीशन खुद देखी, शायद मैं तुम लोग बताई नहीं बताई. एक बार मैंने ऐसा कंडीशन देखा था, कतई बिल्कुल आंखों देखी बात है, कतई बिल्कुल. एक लड़की थी, वो बहुत बीमार रहती, मतलब उसको ऐसा हो जाता था कि एकदम से बेहोश होना है, वो कंडीशन अचानक से. हाँ ऐसा रहा वैसे 3 महीने एडमिट रही. उसके फादर के इतने रुपए सब खर्च हो गए, मतलब खर्च होने का मतलब गरीबी आ गई बहुत ज्यादा. सही है, ये कभी मैं आपको देख करता हूँ. अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे घर लेके आए वहां सही, घर ले गए फिर बीमार, फिर ले गए, मतलब इतनी वो परेशान. अब क्या करें, सही है कंडीशन वही ऐसी है. तो किसी ने बताया कि तुम वहां जाओ. बाबा जी नहीं थे, वो थे, अरे मुझे ऐसे ध्यान नहीं है, जो अरे जो तुम लोग होते हैं वो कौन होते हैं, अरे जो ये सब चीज देखते हैं, कभी ताबीज वगैरह होता नहीं है बना के देते हैं, वो कौन होते हैं? हाँ जो भी होंगे, मुझे नाम नहीं बताए. उन्होंने एक जगह भेजा था, कुछ अजमेर शरीफ ऐसा कुछ है, जाते हो बताइए. अब जाने तक कहाँ भेजा था, सुनो पहले. और उन्होंने उसमें क्या ऐसा होता है कि पहले सुन लो कि कोई भी चीज सब्जी वैसे नहीं बना खा सकते, ऐसा होता है. वो कढ़ाई बनी हुई 16 दिन उन्होंने 20 दिन का बताया था. बेटा मेरी आंखों देखी बात है, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ. वो वहां गई और उसने वो किया, उन लोगों ने मतलब पूरी फैमिली ने. उसके बाद उन्होंने पता क्या बोला, जब वो पहले दिन गए, बोले जितनी भी दवाई सब फेंक दो, और दर्द भी हो तब भी दवाई मत देना. उन्होंने साफ साफ कह दिया था, कुछ भी हो तुम्हें दवाई नहीं देना है बस. सही है. वो उसके बाद आज तक भी बीमार नहीं पड़ी. सोचो आज तक भी कभी, मतलब एक भी टाइप से, मतलब वैसे बीमार सभी पड़ते हैं, फीवर आ गया थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो बीमारी थी बेहोश होने वाली है एकदम से, वो ऐसा कुछ हाथ पैर करने वाली, ऊपरी चक्कर था. हाँ जो भी था. सुनो उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई. तो ये मैंने खुद देखा है, तो मुझे पता है कि इन चीजों में सच्चाई होती है. इनको कहते पूरी तरीके से ना करूँ कि ये सब झूठी होता है, जिस पे होता है उसे पता होता है, इसको होता है अब सोचो. हाँ क्या बोला, जिस पे बीतता है वो जानता है, वो जानता है. हाँ तो वो कंडीशन मानना पड़ती है बेटा. और ऐसी कंडीशन आ जाएगी ना कि तुम तो बात कर रहे हो ये कि ये सब वो सब, बेटा लोग उसको भी मानते हैं कि सुबह को नाम नहीं लिया तो शाम को काम भी बेकार हो जाएगा. सही है, तो वो सब चीजें माननी पड़ती हैं. लेकिन हाँ मैं ऐसे मानूंगा, वो सब चीजें 10% में होती हैं, 9% में होता है आपका कर्म और आपका क्या आप कर रहे हो, डेली मेहनत कितनी कर रहे हो. ठीक है 10% में वो चीजें होती हैं, ये बात मानना पड़ेगा. लक भी होता है, कुछ ऐसी बात नहीं है. अगर लक ना होता तो भाई एक कंडीशन होती है जहां पहुंचना होता है,
कभी कभी आपने देखा होगा दो लोग बहुत मेहनत करना में बताया हमको, एक लोग बहुत सक्सेस हो जाता है, एक लोग बहुत नहीं हो पाता है किसी कारण बस, तो वो लक भी होता है कुछ। ठीक है, चलो तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपको किस टाइम पे कौन आदमी मिला और कैसा मिला, ये बहुत जरूरी होता है। होता नहीं है कि एक आपकी एक थी बहुत ऊपर जाने वाली लाइफ, वहां पे एक आदमी को एक साथ मिल गया ऐसा भी बहुत ऊपर ले गया उसको, एक आदमी को ऐसा मिल गया जो सारा डाउन कर दिया। तो ये बहुत जरूरी होता है कि क्या कंडीशन, ये सब कंडीशन होती है। ठीक है, वो लक पे डिपेंड करती है। अगले देखो, कह रहा है मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। कह रहा है ट्यूमर्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। आपको पता है इम्यून सिस्टम का रोल होता है यहाँ पे। और कह रहा है बेटा देयरफॉर द पेशेंट आर गिवन सबस्टेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स सच एज क्या लिखा है इंटरफेरॉन्स व्हिच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो आप लोग समझ गए, यहाँ पे हमने पढ़ा कैंसर के बारे में, जिसमें आपने देखा कि जो कैंसर करते हैं उन्हें बोलते हैं कार्सिनोजन। इसके बाद हमने देखा कैंसर कौन कौन करते हैं, क्या क्या चीजें करती हैं, तो आपने देखा एक्सरे होती हैं, गामा रे होती हैं, ये सब चीजें होती हैं जो कैंसर कॉज करती हैं। ठीक है, आपने देखा क्या ऐसे हम बच सकते हैं, तो कैसे बच सकते हैं, वो सब चीजें आपने देखी। इसके बाद ये सब चीजें हो गई आपकी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है क्या, ड्रग्स। सही है, एंड एल्कोहल एब्यूज। अरे इसी से ज्यादा पैसे में पता लगा तो आपको पता है 14 विभाग के पैसे सुनो, अब इसी बात करेंगे, टेंशन ना लो, एक दो लेक्चर एक लेक्चर तो करेंगे, कल तो हो जाएगा, जब तक कल करेंगे आराम से। आप सोच सकते हो एक तो एल्कोहल बनने का तरीका होता है, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है। गांव में लोग 100 रुपए बना लेते हैं, 100 रुपए में वो होता है, मिठाई लेके जाते हैं और उसको रखा बना देते हैं 3-4 बोतलें, मतलब अब आप लोग नहीं 20 रुपए के हैं। सुनो, 20 रुपए की थैली मिलती है, सुनो 20 रुपए की थैली मिलती है। अब वो अगर आप यहाँ लेने जाओगे तो 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, तो समझ सरकार को कितना फायदा है, आप समझ सकते हो कितना बड़ा फायदा है। और इसमें होता क्या है, खाली फ्लेवर के होते हैं बस। तो और सबसे ज्यादा सेवन होता है इसका। आप देख सकते हो कि अगर आप शाम में चले गए किसी भी तो वहां पे लाइन लगेगी, मिलेगी। ठीक है, तो सुनो, अब सुनो बात, तो इसी बात करेंगे हम लोग, डिटेल में करेंगे, टेंशन ना लो। सबसे पहले बात करते हैं ड्रग्स क्या होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होता है ड्रग्स को समझते हैं कि ड्रग्स एक जो नशा करते हैं वही ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, पहले चलो तुम बताओ, तुम बताओ बेटा, अमित नाम ना बताओ, ड्रग्स का मतलब क्या समझते हो तुम, जो भी समझते हो बता दो, जो भी। अब ये चैप्टर मुझसे ज्यादा तुम ही समझते हो, ठीक है जो चैप्टर नहीं, सॉरी टॉपिक, तो तुम लोगों से क्वेश्चन ज्यादा करूंगा। तो बताओ ड्रग्स का मतलब क्या होता है, लत। तुम बताओ, चलो तुम बताओ मुरलीधर, ड्रग्स का मतलब क्या समझते हो तुम लोग। बेटा ड्रग्स का मतलब होता है, सही बोले बिल्कुल, एडिक्ट होना। ड्रग्स मतलब ये नहीं होता कि नशा ही करना ड्रग्स होता है। ड्रग्स का मतलब, जैसे सपोज जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जैसे किसी को नींद नहीं आ रही है और वो डेली एक टैबलेट ले रहा है सोने की, तब वो सो पाता है, तो उसके लिए वो टैबलेट क्या बन गई, ड्रग्स। सही है, ड्रग्स का मतलब होता है जिससे तुम एडिक्ट हो जाओ, वो तुम्हारे लिए किसका काम करता है, ड्रग्स। जैसे आपने बहुत चीजें देखी होंगी, किसी का भी ऐसे लोग होते हैं कि जिनको बिना शाम को दर्द की गोली खाए नींद नहीं आती है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डेली नहीं पड़ती है, तो वो उनके लिए क्या है, ड्रग्स। सही है। एब्यूज का मतलब होता है आदी होना, उस चीज का लत लग जाना, और उसके बिना फिर, जैसे आपने देखा होगा, जैसे अगर जो लोग मान लिया बीड़ी पीते हैं तो सही है, तो सुनो अब सुन लो, जो लोग बीड़ी पीते तो अगर उन्हें तुमने खाना के बाद बीड़ी नहीं दी तो वो कहते हैं हमारा डाइजेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है और दुनिया का कुछ भी उन्हें मत देना, रसमलाई मत देना चलेगा खाना के बाद, ठीक है। उनसे कहना तुम बीड़ी देकर रसमलाई ले लो, उन्हें नहीं चाहिए। चाय मत देना उन्हें, बस एक बीड़ी पिला देना, ठीक है, काम हो जाएगा। इसके बाद क्या है, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं बेटा जो इतने मतलब इसके लिए इसकी लत होती है, वो जैसे अगर आपके खेत में काम कर रहा है, सही है, आप लोग उसे 20 रुपए कम देना चल जाएगा, लेकिन अगर वो बंडल खत्म हो गया तो वो 10 किलोमीटर भी जाना पड़े या 20 किलोमीटर जाना, वो लेके आना है, काम ही नहीं करेगा सर, काम ही नहीं करेगा, बैठ जाएगा, क्या ये नहीं है तो मैं काम करूंगा।
तम्बाकू ले मैंने ले आएंगे दे करके जब खाना खाने जाएंगे बोला जब तक आएगी नहीं जब तक काम नहीं होगा। हाँ, वही बात सही कह रहा था। ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है और वो तुम्हें लाना ही लाना होगा। अगर आप नहीं ला रहे हो, अब तो ये चीजें ऐसी बन गई, जैसे आपको देखो विदेश जाते हैं तो अगर तुम्हारे कोई बैठने आया या वैसे बातें करने आया तो तुम क्या पूछोगे, भाई चाय पी लो, है दूध पी लो, या जो खा रहा है मिठाई खा लो। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ मतलब यहाँ पे क्या होता है, लोकल में इंडिया में क्या होता है, जब कोई आएगा कहता है आपने बीड़ी पिलाई तो सही है, तो अच्छी बात है, और तुमने धोखे से नहीं पिलाई यहाँ भूल गए, अब वो पीता हो, सही है, तो वो चीज 10 साल तक याद रखेगा कि तेरे घर पे गया था तुमने बीड़ी नहीं पिलाई अब तुम मेरे घर पे आया तो नहीं पिलाऊंगा। तो ये सब चीजें किसी के बारात में गए तो आपको पता है एल्कोहल से अगर नहीं पूछी या ये नहीं पूछा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो घर से बाद चलेंगे, कपड़े बाद में पहनेंगे, वो पूछेंगे कितनी बोतलें मंगाई तुमने तो ये सब ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है एब्यूज, सही है। उन्हें उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा, उनके सामने तो दुनिया की कोई भी ताकत रख देना, कुछ भी रख देना, वो तुम्हें गाली देके चले आएंगे, लड़ाई कर देंगे, लेकिन वो ये चीजें नहीं मानेंगी। चलो इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में करेंगे आराम से, थोड़ा पढ़ लेते हैं चलो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कह रहे सर्वे एंड स्टडीज so that the use of drugs and alcohol has been on the rise especially among the youth। आपने देखा है आजकल के युवा लोग, जो आजकल के युवा हैं वो इस ड्रग्स और अल्कोहल के बहुत ज्यादा आदी हो गए। भाई इतने छोटे छोटे बच्चे, मैं कभी नहीं कह रहा हूँ, देखो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी चीज, कभी भी मत सोचना कि कोई भी चीज गलत होती है, अगर गलत होती तो कोई करता ही नहीं चीज, सही है, दुनिया में नहीं आती, हर चीज सही होती है, लेकिन एक टाइम के साथ और एक लिमिट, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अब आपने देखा होगा कि ये खराब क्यों होती है, आप एक सोचो 11 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा अगर इस लत में पढ़ रहा है तो फ्यूचर अपना कैसे संभाल पाएगा। तो पहले फ्यूचर तो अपना कंफर्म करो, उसके बाद आप करो ये तो सही है, चलो कर रहे हो। आपने देखा होगा जब कोई जैसे सब कुछ मानो एक अभी एमबीबीएस डॉक्टर है, अगर वो ड्रिंक कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, शौक है उसका, कहते नहीं कहते हैं शौक है उसका, ये बोलते हैं चलो वो अपना माइंड सेटअप करने के लिए कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। अब कोई एक बेचारा बेरोजगार है सही है, और उसने अगर पी ली तो उसको क्या कहते हैं शराबी है। तो ये दोनों चीजें हो गई, लेकिन कब हमने बोला कि पर्सन वो कर क्या रहा है, ये जरूरी होता है। मैंने ऐसा कहते हुए लोगों को देखा है, खुद देखा है कि अगर जैसे वो जैसे आप लोग सोचते हो कि कतई बेकार है, तुम बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बहुत लोग देखा है कि वो कहते हैं कि जब तक ये लगाया तब तक अच्छे नहीं लगते हैं, शादी वादी में कैसे वैसे घूम रहे हो लगा के आओ जाओ। तो मैंने ऐसा भी लगा के मतलब ये करके आओ, और ऐसे भी लोग देखे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नहीं जब रखा नहीं, वो ध्यान रखते हैं कि लगा के दुनिया है और लगाया तो बता देना, और नहीं तो अपना तो नहीं मिला देंगे तो ये मैं सब आपको समझाऊंगा क्या होता है कि डिस्टर्ब होता है ऐसा। तो कह रहे हैं आजकल के जो यूथ है, मैं सबसे पहले आपको बताऊं ड्रग्स और अल्कोहल, पहली बात तो लाइफ में कभी नहीं करनी चाहिए, दूसरी यंग जनरेशन को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ से फ्यूचर सबसे ज्यादा बेकार होता है। फ्यूचर का मतलब होता है बेटा कि जो आदमी कुछ कर सकता था वो आदमी कुछ नहीं करेगा। मैं ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कि मेरे देखे हुए हैं कि जो बच्चा बहुत अच्छा था पहले, लेकिन एक खाली गलत संगत में पढ़ के, गलत संगत में जानते हो ये ड्रग्स टाइप में पढ़ के, जो सुल्फा गांजा टाइप का होता है उसमें पढ़ के वो महादेव की बस्ती में वो मस्ती में पहुंच गए, समझ गए, मस्ती अब उन्हें उनके अलावा सुनो उनको उस दुनिया के बाहर को दिखता ही नहीं है। जैसे तुमने वो समझाया कि यार तुम मान जा यार, तू क्या है सब मत किया कर, सही है, तो प्रॉपर तुमको ज्ञान दे देंगे। अब तुम्हें रहेगा कि मैं अपना से छोड़ के इसी में आ जाऊँ, इतना ज्ञान दे देंगे, समझ रहे हो। वो तुम्हें ये दिखा देंगे दुनिया का सत्य क्या है, लेकिन बेटा दुनिया का सत्य पढ़ाई करना भी है तो अब ये बात उनके माँ बाप से मुझे तो पता है चलेगा कि सत्य क्या है दुनिया का। चलो मैं बातें करूंगा, मैं बताऊंगा सब। अगले क्या है, दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट। इसके क्या होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। अगले कह रहे हैं प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस would enable you to safeguard themselves against this dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle। यानी कि हमें समझाना चाहिए छोटे बच्चों को या इनको समझाना चाहिए कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा गलत होती हैं और इनसे हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बेकार हो जाता है। और लेकिन हाँ, मैं ये बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये यूथ की बात क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने अभी तक लिखा है कि जो कोई प्रोफेशनल आदमी उसके लिए नहीं लिखा ना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यूथ जो हो रहा है लोग फिर
देखो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा हमेशा बोला है मैंने आपको पहले आप लोग फर्स्ट आपकी लाइफ का मोटिव होना चाहिए हमारा फ्यूचर। उसके अभी आपकी जो अभी एज है उसके सामने सब कुछ आपके सामने फेल होना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी दोस्ती हो, चाहे कितनी बड़ा प्यार हो तुम्हारा, कितना ही बड़ा कुछ भी हो। अरे मैं बता रहा हूँ, आज की जनरेशन बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बेटा अभी आपका अगर फ्यूचर आपने संभाल लिया, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आप 18 से 25 साल की एज में जितना प्रोग्रेस करोगे उतना ही कर पाओगे, ध्यान रखना। उसके बाद आपके पास है वो आपने कहावत सुनी है, वो कहते हैं चिड़िया चुन गई खेत पछताता कबूतर है। उसके बाद यही होता है कि आदमी बस पछताता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता कि मेरी एज निकल गई यार मैं कुछ नहीं कर पाया। अभी आप लोग बस 25 ईयर तक इतनी मेहनत कर लो कि आपको बाद में कुछ भी पछताना ना पड़े और आप जो भी करो बहुत अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें जो यूथ है उसे समझाना चाहिए कि अभी आप सोचो कोई 20 साल की एज में अगर कुछ कर रहा है, उसे बोलो कि भाई तू 20 साल की एज में क्यों कर रहा है, ये सब तू 30 साल की एज में करना आराम से, तब अच्छा लगेगा, ना कि 20 साल की एज में, क्योंकि अभी तुझे क्या करना है, फ्यूचर संभालना है। तो बेसिकली बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिमोटिव हो जाते हैं उन चीजों से, और वो अपना उनका लाइफ का जो पूरा वो होता है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, और वो हल्के हल्के उस राह पे चले जाते हैं। एक बात मैंने और बताऊंगा आप लोगों को, बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, आप लोग जैसे मतलब आप लोग हो, ठीक है, कि थोड़ा बहुत अगर आप लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं वो कर लो, सही है। जैसे गलतियों का मतलब है कि कभी किसी से लड़ाई कर ली थोड़ी बहुत, चलो कर लो, कोई बात नहीं, हो जाती है कभी या कभी कुछ इधर वैसे गलती कर ली तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो होता है, रोबोट नहीं है, इंसान। लेकिन एक बात ध्यान रखना हमेशा कि कभी लाइफ में जो इन ड्रग्स होते हैं इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। इनमें एक बार चले जाते हैं लोग, लेकिन बेटा वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र में भी नहीं हो पाता बेटा, क्योंकि पता है वापस आने का रास्ता क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो सर्कल होगा वो उसी टाइप का बन जाएगा, आपको बाहर आने ही नहीं देंगे वो। अगर आप लोग चाहोगे भी ना कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ लोगे तो दोस्ती तोड़ लेंगे उनसे, और दोस्ती छोड़ो वो तुम्हें इतना ज्ञान दिखा देंगे उस दुनिया का कि तुम्हें लगेगा ये वास्तव में ही दुनिया है और कोई दुनिया ही नहीं है। मैंने ऐसे लोग कहते देखे हैं कि जिनने ये नहीं किया तो उसने अपनी जिंदगी को जिया ही नहीं। अरे रियल बता रहा हूँ, इतना बड़ा ज्ञान देते हैं, समझ रहे हो। वो तो छोड़ दो सर, पैसे की बात तो कोई बात नहीं, लेकिन वो इतना ज्ञान दे, मैं कह रहा हूँ मेंटली डैमेज करना कैसे करते हैं, मैं बेकार नहीं कर रहा हूँ, बट मेंटली डैमेज कैसे करते हैं। वो ये कहते हैं कि तुमने अगर ये नहीं किया तो तुमने लाइफ को जिया ही नहीं। फिर तो मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हें मेंटली इतना ज्यादा वो इतना डिप्रेस कर देंगे कि तुम्हें उनसे बाहर निकलना मुश्किल होगा। तुम हर चीज से बाहर निकल सकते हो, लेकिन ड्रग्स में जाने से बाहर कभी भी नहीं निकल सकते। और मैं जैसे अब कुछ ड्रग्स बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ सही होते हैं, ये बताऊंगा, बात करूंगा, लेकिन बेसिकली जो खतरनाक वाले होते हैं सस्ते नशे जिसे बोलते हैं, सही सस्ते नशे मतलब ये होता है जो ईश्वर पर राजा सबसे दुनिया का सबसे खतरनाक नशा है, दुनिया का सबसे खतरनाक। जो आदमी इस नशे में चला गया कभी भी धोखे से भी मर जाना, लेकिन ये मुंह में मत लगाना। अगर जो आदमी एक बार चला गया बेटा वो कभी लाइफ में बाहर नहीं आ सकता। वो अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा, मतलब छोड़ देगा परिवार को। वो कुछ भी काम नहीं करेगा, लेकिन वो काम जरूर करेगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैं अपने दोस्त को बताऊंगा, वैसे टाइम हो रहा है कल बताऊंगा। उसके बाद मैंने ऐसा बोला है कि भाई जेल रखें 5000 रुपए कहते सामने, और तू ये मत कर बस खाली, मतलब गांजा टाइप का मत कर, और ये रुपए रखे और तू इससे कुछ भी ले जा, चाहे मुर्गा खा तू, चाहे कुछ भी खा, दारू कितनी पी, चल बियर कितनी पी, सब लेके आ तू, लेकिन ये मत कर बेटा। वो ये सब करने को बोला, हाँ नहीं करूंगा कोई बात नहीं, ला 1000 रुपए दे, मैंने दे दिए, जहाँ ठीक है चलेगा। सुनो सुनो, जब वो ये सब करने के बाद भी पता है क्या बोला, अरे मैं तो जाऊंगा यार, वो तो करके आऊंगा, मतलब भाई वो वाला नशा वाला सस्ता वाला। वो बेटा इतने सोचो, इतने ज्यादा आदमी जाते हैं कि मैंने उससे कहा मैं दोस्ती जोड़ दूंगा, बोला अरे तू यार ऐसे ही करता रहता है, तू बैठ आराम से, अभी आराम से में दोस्त बुला रहा है, सोचो वो तब भी नहीं माना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नशे इतने बेकार होते हैं, इतने बेकार होते हैं, कभी लाइफ में भी मत करना, ठीक है। तो हम लोग कल डिटेल में बात करेंगे इनकी ऑपोइड्स वगैरह की, इसके बाद हम लोग करेंगे कैनाबिनॉइड्स होते हैं, इसके बाद कौन कौन से होते हैं सबकी बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग एल्कोहल की बात करेंगे, और ये चैप्टर कल मैं कर दूंगा फिनिश। और उसके बाद हम लोग इसके बाद कौन चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, इकोलॉजी क्या पढ़ेंगे,
और इकोलॉजी पढ़ने के बाद मेरी बात सुनो पहले, नहीं ये कौन चैप्टर है? मानव कल्याण सूक्ष्म 8वां वाला। माइक्रो से नहीं हुआ है? नहीं हुआ। चलो वो करवा देंगे। सुनो सुनो, ये लगभग छोटे चैप्टर बचे हैं, ये थोड़ा बड़ा था। माइक्रोब्स और इकोलॉजी के सारे चैप्टर ऐसे हैं कि एक चैप्टर 3 दिन में हो जाएगा, बड़े आराम से करेंगे, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अगर 3 दिन में हो रहा है, आपके 10-12 लेक्चर चैप्टर खत्म हो जाएंगे सारे। उसके बाद मैं टास्क का मतलब है कि आप लोग टास्क ज्वाइन करना कैसे बहुत आराम से 2 दिन में एक चैप्टर। मैं एक दिन क्वेश्चन करवाया करूंगा यहीं पे और एक दिन मैं पूरे चैप्टर का रिवीजन। अगर आपने वो सही से कर लिया 2 महीने तक, तो इसका मतलब एक बार आपकी पूरी बायोलॉजी फिर से हो जाएगी। और बेटा ये आपने इसमें छुट्टी नहीं करना है बिल्कुल। और अगर आपने इतना कर लिया तो मैं 100% आपको बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने सही से पढ़ा है पूरी साल प्रॉपर कोचिंग लाया है, आपको ऐसा तो नहीं होगा कि नीट के पेपर में आपको जाके ये लगेगा कि मैं नीट का पेपर देने आया हूँ। आपको नॉर्मल लगेगा कि नॉर्मल सर एक पेपर देने आया हूँ, बायोलॉजी में तो ये लगेगा। समझ गए हम लोग? तो प्रॉपर आप लोग ये करेंगे, हम लोग बस खाली 3-4 चैप्टर हो जाए उसके बाद, ठीक है। चलो कल इस पावर करते हैं। हाँ, वो गवर्नमेंट